नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। एक्सपायरी का दिन और निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स अभी भी हल्के से नेगेटिव में है, लेकिन निफ्टी बैंक अब पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। तो क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी करीब 130 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट सुधरा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी किया कमबैक। ऑटो, एफएमसीजी और आईटी में खरीदारी। तीसरी तिमाही में नेस्ले के नतीजे मजबूत, मुनाफे में 37% का दिखा उछाल, मार्जिन में भी दिखा सुधार, लेकिन उम्मीद से कम रही वॉल्यूम ग्रोथ 4% पर आई। कंपनी ने 140 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की भी की घोषणा और एक शेयर को 10 में विभाजित करने की भी बोर्ड को मिली मंजूरी। शानदार नतीजों से जोश में एलटीआई माइंट्री करीब 6% के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। कमजोर नतीजों के बावजूद कुफोज में हल्की खरीदारी। इधर विप्रो के नतीजों से बाजार निराश, 3% टूटा शेयर। और अच्छे नतीजों के बाद आज बजाज ऑटो ने भी पकड़ी जोरदार रफ्तार, स्टॉक 5% से ज्यादा भागा। एक तिमाही में एबिटा पहली बार 2000 करोड़ के पार निकला, मार्जिन भी 2% से ज्यादा उछले। हमसे खास बातचीत में मैनेजमेंट ने कहा आगे भी अच्छी ग्रोथ रहेगी बरकरार। उम्मीद से कमजोर नतीजों के बाद एस्ट्रल की पिटाई, 5% से ज्यादा टूटा शेयर। उधर बंधन बैंक ने फिर किया निराश, मुनाफा एनआईआई सब अनुमान से कम, एसेट क्वालिटी बिगड़ी। और सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई, वायदा से बाहर होगा इंडिया बुल हाउसिंग, जनवरी से नहीं बनेंगे नई सौदे। 28 सितंबर को शेयर में चल रहे खेल का किया था हमने सबसे पहले खुलासा। चलिए फिर गुड आफ्टरनून। और अगले 1.5 घंटे हर्षिता, मैं और वीरू रहेंगे आपके साथ। और मार्केट में इस समय अच्छी रिकवरी। और एक चीज़ मैं कहूँगा, जब रिकवरी एक इम्पॉर्टेंट लेवल से आए तो उसकी सिग्निफिकेंस वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि आज सुबह हमने डिस्कस किया था मेक और ब्रेक डे, और आज क्लियरली मार्केट ने उस ब्रेक लेवल को बचा के रखा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काफ़ी क्रूशल लेवल्स डिफेंड हुए, 19512 निफ्टी पर और 43500 करीब करीब बैंक निफ्टी पर। तो ये क्रूशल लेवल्स थे। और अब एक चीज़ है, बाउंस बैक तो हो गया रिश्ता, लेकिन आखिरी घंटा अभी भी अहम है, क्योंकि ये बाउंस बैक हो जाए और उसके बाद अगर आप लास्ट आवर में फिर सेल ऑफ हो जाए, वैसे ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरीके का मार्केट का टेक्सचर है, मुझे लग नहीं रहा कि लास्ट आवर में सेल ऑफ होगा। मुझे लग रहा है अभी रिकवरी थोड़ी और तूल पकड़ेगी। और एक चीज़ जो आज अच्छी रही, जो शायद सुबह से एक चीज़ दिख रही थी मार्केट में, कि मार्केट भले ही खराब था, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अर्निंग्स की रिएक्शंस बहुत शानदार थी। आज सुबह से बजाज ऑटो, एलटीआई माइंट्री और अब नेस्ले, ये देखिए 3 स्टॉक्स जिन पर मेरी नजर गई, तीनों ने बहुत शानदार आपको मूव्स दिखाए। नेस्ले इस समय डे हाई पर, ऑब्वियसली नेस्ले में एक स्टॉक स्प्लिट का शायद ज्यादा इंपैक्ट है, लेकिन एलटीआई माइंट्री 5.5% ऊपर। और सुबह दिखते ही एक बजाज ऑटो के वाव नंबर्स थे, और वो वाव नंबर्स का रिएक्शन दिया मार्केट ने, और अब स्टॉक करीब करीब 6% ऊपर। तो इन दोनों में अच्छी तेजी। ये एक अपने आप में बता रहा है कि मार्केट का टेक्सचर वैसे खराब नहीं है, एक इंपोर्टेड मंदी है, लेकिन उसमें भी आज एक क्रूशियल लेवल्स डिफेंड किए। मेरे लिए आज बहुत शानदार सेशन है, और होपफुली लास्ट का 1 घंटा 1.5 घंटा उस हिसाब से रहे। तो देखते हैं। गुड आफ्टरनून अनुज। आफ्टरनून वीरू। अनुज, उस लिहाज से फिर आज क्लोजिंग किस लेवल पर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि कल जब 19700 टूटा था, थोड़ा सा डर बैठने लगा था। आज की रिकवरी ऑफ कोर्स अब सांत्वना दे रही है कि शायद सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में है, पूरी तरह से हाथ से निकली नहीं है, लेकिन आज के क्लोज के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट? आई थिंक यहाँ पे ही बंद हो जाए तो भी चलेगा। यहाँ पे भी अगर हम बंद हो गए, बस वापस 19600 के नीचे नहीं जाने चाहिए। अब देखिए 19512 तो अब ऑब्वियसली आज का जो लो है वो तो आपका सबसे मतलब बड़ा सपोर्ट हो ही गया। ये एक्चुअली अब एक रेंज है 19512 और 19480। 19480 की आज सिग्निफिकेंस समझ में आ गई क्लोजिंग के हिसाब से। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि क्लोज इंपॉर्टेंट है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। 19650 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है हर्षिता। हालांकि 19600 पे काफ़ी पुट राइटिंग भी हुई है, लेकिन 19650 का कॉल राइटर भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए 19670-680 अगर ये क्रॉस होने लगा तो मुझे लग रहा है कि फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में। और आज का रेजिस्टेंस 19667 ही है। अगर आप 19650 के कॉल राइटर को देखेंगे आप,
बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा पुश चाहिए मार्केट को, ये निकल गया तो फिर 19750 तक की जगह खुलेगी। अगर आपने लॉन्ग किया है तो आज सुबह का स्टॉप लॉस, आज सुबह का लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, बहुत सिंपल ट्रेड है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर बार शॉर्ट कवरिंग को लीड बैंक निफ्टी करता है, इंट्राडे की शॉर्ट कवरिंग को। आज भी इंट्राडे की शॉर्ट कवरिंग को बैंक निफ्टी ने लीड किया है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी एक वीकर कंपोनेंट है मार्केट का, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो लोअर लेवल से रिकवरी भले ही आ गई हो, लेकिन ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी में अभी भी कोई, ये एक नो ट्रेड जोन में है। इसकी रिकवरी आएगी अगर आप 44,500 44,600 के ऊपर निकलना शुरू होंगे, तब तक ये सब जो रैलीज है ना, इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहेगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आज जिस तरीके से अर्निंग्स रिएक्शन आई है ना, ये अपने आप में एक मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग नहीं है। वो जो एक ग्लोबल मार्केट को लेकर एक जो डर बैठ गया है, बाकी की ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से कोलैप्स हो रही है, हमारी कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है। अगर विद इन दैट आपके ठीक ठाक नंबर्स हैं, मार्केट बिल्कुल तैयार है आपको रिवॉर्ड करने के लिए। कई बार खराब मार्केट में अच्छी न्यूज़ पे भी स्टॉक नहीं चलते हैं, आज एटलीस्ट वो नहीं हुआ। सुबह सुबह से ये स्टॉक चले, ये अपने आप में मुझे बता रहा है कि मार्केट खराब नहीं है। बीच बीच में मार्केट आपको वीक हैंड्स को थ्रो आउट करता रहेगा, लेकिन टेक्सचर ऊपर है मार्केट का। बस एक बार अब हम 19750 के ऊपर निकल जाए मेरे ख्याल से, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो एक बड़ा मूव और बड़े मूव्स इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिकली भी देखने को मिले हैं, उस सब पर भी बातचीत करेंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून, आपकी नजर किस पर है? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ पर नजर रखेंगे आज, क्योंकि बाजार ने लोअर लेवल से पुल बैक दिया, तो कुछ ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स स्ट्रक्चर्स जो कि लोअर लेवल से पुल बैक देने की आई थिंक पोटेंशियल्स रखते हैं। इसमें मैं पहला स्टॉक रखूंगा हर्षिता, इंडिया सीमेंट्स। मेरे स्क्रीन पे भाव है इस वक्त कभी करीब 223 रुपए 35 पैसे। इस पर नजर रख के चलनी है। यहाँ शॉर्ट कवरिंग है, और कहां से आई है शॉर्ट कवरिंग? एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट से। और क्योंकि ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से मतलब डाउन ट्रेंड में रहा है, आज 200 डे का एक क्रिटिकल एवरेज इसने होल्ड किया, वहां से पुल बैक की एक्सपेक्टेशन, इसलिए पहला स्टॉक ही रख रहा हूं मैं स्क्रीन पे। उसके बाद दूसरा स्टॉक रखेगा डिक्सन। ये मैंने कल भी इसी कार्यक्रम में ठीक इसी वक्त मेंशन भी किया था। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, बाजार की टर्बुलेंस का कोई इंपैक्ट नहीं है। आपकी स्क्रीन पे अभी भी करीब 55 डे हाई पर लगभग 6.5% का ओआई बिल्डअप, ये इसके इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी है, और अब ये धीरे धीरे अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ। इसमें कुछ ऑप्शन ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। डिक्सन, साथ ही साथ आपका हो गया इंडिया सीमेंट्स। उसके बाद आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स की प्लेसमेंट भी अच्छी, इंटरेस्टिंग और लोअर एजेस पे थोड़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पे इसके ओआईज आएंगे, यहां पर भी ओआई शेड हुआ, एक पर्टिकुलर एवरेज से पुल बैक देता हुआ। एक आयशर मोटर्स पे नजर रहेगी, और एक रहेगा आईटी में टेक महिंद्रा। प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार चार्ट लेके आइएगा इसका। टेक महिंद्रा भी थोड़ा सा लोअर लेवल से पुल बैक देता हुआ अभी आपकी स्क्रीन पे यहां पर भी ओआई शेड हुआ है, यानी शॉर्ट कवरिंग है। तो ये लोअर लेवल से रिकवरी है। मेरे रडार पे 4 स्टॉक्स रहेंगे हर्षिता। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला है। चलिए अब वो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन और नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। ये वो स्टॉक्स है जिनमें सुबह से ही अच्छी तेजी बनती दिखाई दी, और खासतौर से दिग्गजों में आज देखिए बजाज ऑटो ने क्या कमाल दिखाया, 6% की तेजी उन बेहद शानदार नंबर्स पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल क्वार्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन और ऑफ कोर्स कमेंट्री भी अच्छी। एलटीआई माइंट्री के मैनेजमेंट से हम कुछ ही देर में रूबरू भी होंगे, और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि H2 दरअसल ज्यादा बेहतर निकल कर आएगा। 5.5% तक की तेजी वहां पर। नेस्ले इंडिया में 3.5% का इजाफा, यहां पर इनफैक्ट वो स्टॉक स्प्लिट का पूरा इंपैक्ट आता हुआ। और हीरो मोटोकॉर्प, इनफैक्ट बजाज की कमेंट्री और नंबर्स देखकर वहां पर लोगों ने तेजी की है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स भी भागा है, इसके भी नतीजे अच्छे थे। एबी फैशन एंड रिटेल आज 3% ऊपर। हेवल्स, आरबीएल बैंक में भी हमने देखी है खरीदारी ही बनती दिखाई दी है। लेकिन बैकफुट पर है एस्ट्रल। एस्ट्रल के साथ ठीक वही हुआ है जो पॉलीकैब के साथ हुआ था। आज नंबर्स के बाद भारी भरकम मुनाफा वसूली। आईजीएल को लगा है झटका, 4.25% तक का नुकसान। बंधन बैंक के नंबर्स बाजार को नहीं आए पसंद, और यही हाल है विप्रो का। लगातार ये तीसरा क्वार्टर जहां पर हमने देखा है रेवेन्यूज पर प्रेशर और दबाव, गिरावट देखने को मिली है। तो 3% के नुकसान पर वो स्टॉक दरअसल कर रहा है ट्रेड। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज फंडामेंटल्स पर जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता से बात होगी। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, रचना वैद और प्रशांत सावंत हमारा साथ देंगे। 220 पर बातचीत करेंगे एलटीआई माइंट्री के सीएफओ विनीत तेरदेसाई से।
साथ ही साथ IGL में आज गिरावट की वजह क्या है, यतिन को जोड़ेंगे। 2:35 पर MSCI इंडेक्स का जो रिव्यू होने वाला है नवंबर के महीने में, क्या कुछ ऐड हो सकता है, कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है, इस पर विवेक अय्यर को जोड़ने वाले हैं। 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर रहेगा फोकस। L&T फाइनेंस से क्या उम्मीद है, इनफैक्ट कल भी एक लंबी लिस्ट है नतीजों की, कुछ स्टॉक्स की चर्चा होगी। साथ ही हिंदुस्तान जिंक, JSW स्टील से भी क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, इस पर सुमित और लाइमलाइट डालेंगे। आज 2:50 पर PVR आइनॉक्स के MD अजय बिजली और CFO नितिन सूद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर 3 बजे हम लेकर आएंगे मार्केट बिग वॉइस में पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल को। फिर रुक करेंगे डीलिंग रूम का और ऑफ कोर्स BTST, STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की रणनीति। इस बीच आप जरा निफ्टी लेकर आइए। एकदम से एक सर्ज आया उस लेवल से 19650 से और 19678 पर अब अब एक बार आप जरा लेकर आइए 19700 की कॉल। 19650 और 19700 दोनों की कॉल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट था और 19700 की कॉल में करीब करीब 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है इस समय और प्रीमियम है यहाँ पर करीब करीब 5 रुपये। ये देखिए 19700 की कॉल, 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 5 रुपये यहाँ पर प्रीमियम। अब देखते हैं 19700 के ऊपर निकल पाते हैं या नहीं हम। और 19650 की कॉल में भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट था, वो भी प्रीमियम एकदम से सर्ज हुआ, अब 30 रुपये पे पहुंचा 19650 का। हालांकि उतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर 2 करोड़ का, लेकिन 30 रुपये पर यहाँ पे प्रीमियम पहुंचा। ये 18 रुपये था जब हमने शो की शुरुआत की थी, एकदम से 18 वाला ये 30 पर हुआ। आप चलिए अपने पैनल को जोड़ लेते हैं अब और एक एक करके सबसे ट्रेड्स लेते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त, वो है सिप्ला। सिप्ला का जो बाउंस बैक मिला है आज वो बढ़िया है। एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग नेगेटिव था, लेकिन अब मूव मिला है। ट्रेड करा है 1222, स्टॉप होना चाहिए 1210, ज्यादा नहीं, 12 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1240 टू 1250, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। सिप्ला में एक बाउंस बैक है। सिप्ला ओके, सिप्ला में एक बाउंस बैक, और कल भी हम कई सारी फार्मा कंपनियों की बात कर रहे थे, सिप्ला उनमें से टॉप ट्रेड था। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा? यहाँ पे ट्रेड रहेगा आयशर मोटर में। आयशर मुझे अच्छा लग रहा है। ये 3500 पे एक अच्छा खासा बेस बनाता है और बहुत बार मैं रेकमेंड करती हूँ उसको इसी लेवल पे, एंड इट हैज ऑलवेज गिवन मी गुड रिटर्न्स। तो यहाँ पे आयशर मोटर मुझे लगता है बाय करना चाहिए 3490 के स्टॉप लॉस से स्पॉट लेवल्स। यहाँ पे मुझे लगता है 3560, 3580, 3600 ये सब लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। ओके, आयशर मोटर्स अभी जिक्र में कही रहा था आपको इस स्टॉक का, जो हमने ओपनिंग समरी मिली थी। एक बात मैं यहाँ पे शायद उस वक्त मेरे चार्ट्स नहीं खुल रहे थे तो नहीं उल्लेख कर पाया। आयशर मोटर्स 3516 पे आज अपनी पूरी 5 जुलाई के बाद की जो सबसे हाईएस्ट रेंज है उसको बाइसेक्ट करता हुआ अब ऑल मूविंग एवरेजेस, आज का डे लो 20 डे बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप था इसका। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड? गुड आफ्टरनून। और मेरा कन्विक्शन ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में इन द लॉन्ग साइड। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स ने एक इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट लिया है और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम 935 का एसएल लगाया फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे हम यहाँ से 951 एंड 960 तक के नंबर्स देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लास्ट आवर में ही प्ले आउट हो, बट ये आज की पॉजिटिविटी और आने वाले 1 या 2 दिन की पॉजिटिविटी मिलके इसको 960 की तरफ लेके जा सकते हैं। सैटरडे के रिजल्ट्स भी है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर एक बाय कॉल इस समय इनिशिएट होता हुआ। मानस गुड आफ्टरनून। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए MFSL पे मैक्स फाइनेंशियल पे खरीदारी करनी है। स्टॉक ने 2 दिनों में करेक्शन दिखाया, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और अब एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे MFSL में खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉसेस 929 के रहेंगे और 975 के आपको टारगेट सेट करने हैं MFSL में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 950 वाला कॉल ऑप्शन MFSL का लिया जा सकता है। 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 950 का कॉल, तेजी वाला ट्रेड साफ बनता हुआ मैक्स फाइनेंशियल। आशीष गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा?
आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज और सभी को नमस्कार। देखिए, मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ऑटो सेगमेंट से ही रहेगा। मारुति, डिस्क्लेमर है कि स्टॉक को हम पोर्टफोलियोज में हमारे पीएमएस के ओन करते हैं और हमें काफी पसंद है मारुति। हम पहले भी इसकी बात की, पर अभी मेरा मानना है हर्षदा कि 6 साल का जो एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, 2017 में स्टॉक करीब 10,000 के आसपास था और आप देखिए ऑलमोस्ट 6 साल के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक 10,700 पे खड़ा है। यानी मोटा मोटी 6 सालों में कोई रिटर्न मारुति ने बना के नहीं दिया और अब ये मेजर ब्रेकआउट इस चार्ट्स पर देखने को नजर आया। इसके लॉजिकल टारगेट्स तो हालांकि 12,000 के ऊपर के बनते हैं, बट अगर से मैं एक शॉर्ट टर्म व्यू लूं तो मेरा मानना है कि 11,500 की अपसाइड बहुत ही जल्द मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आएगी और पोजिशनली मैं मानता हूं 12,000 तक की अपसाइड भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो 10,500 पे ही एक अच्छा सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है करंट लेवल्स पर। अब जहां तक के हम कुछ नंबर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि मारुति ने रिसेंटली कुछ एसयूवीज लॉन्च किए, जैसे कि जिम्नी और फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियां, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो इनका मार्केट शेयर है एसयूवी के अंदर में पहले डोमेस्टिक वॉल्यूम में वो अब 33% के आसपास आ गया, जो एक समय पे 23% था। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि जो मारुति ने कई सालों में अपना मार्केट शेयर लूज किया वो अब रीगेन करने की पोजीशन मारुति बना रहा है। इन्होंने अपनी कैपेसिटी 2,50,000 गाड़ियों से ये साल बढ़ा ली है, जो कि 22 लाख गाड़ियां करीब बनाते थे। अब वहां पे 2.5 लाख यूनिट्स की और कैपेसिटी इन्होंने ऐड कर ली है और जिस तरह से फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में जा रहे हैं, एसयूवी सेगमेंट के अंदर में जा रहे हैं, मुझे लगता है एक जबरदस्त ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के अंदर में मारुति एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, मारुति जबरदस्त ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में, लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे तो बजाज है। 6% के गेंस यहाँ पर बजाज ऑटो में इस समय और बहुत शानदार मोमेंटम इस समय इस स्टॉक में। एक्चुअली अगर वो मैनेजमेंट की अगर बाइट हमारे पास हो एक बार, ज़रा उसको एक बार रिप्ले किया जाए, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है एक शानदार मोमेंटम के साथ 6% के गेंस यहाँ पर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर नंबर्स में वो थी मार्जिन परफॉर्मेंस, क्योंकि मार्जिन में एक बहुत शानदार जंप आया था और एबिटा जो था वो 2,000 करोड़ के पास के पार निकला था। है क्या वो बाइट बजाज ऑटो की? एक बार इनफैक्ट सुनते हैं आज सुबह बजाज ऑटो की मैनेजमेंट ने हमसे बातचीत में कहा क्या। ये जो परफॉर्मेंस है, तीसरी बार सक्सेशन में हम लोग का बेस्ट एवर हो रहा है और पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, मतलब Q2 पिछले साल का और इस साल का Q2, तो 2% कुछ और से एबिटा मार्जिन बढ़ा है। इसके 3 कारण हैं: एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, 3 व्हीलर बिजनेस की ग्रोथ, प्रीमियमाइजेशन मोटरसाइकिल बिजनेस में, एक्सचेंज रेट। तो वो सब चीजें आप जोड़ते हैं तो फिर आपको देखने को मिलता है कि ये 20% के आसपास का मार्जिन आ रहा है। ये संतुलन मेरे हिसाब से बना रहना चाहिए। ऐसे तो अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा कि कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने वाले हैं या कुछ, तो इसी विसिनिटी में होगा, लेकिन ये सब मिक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो मैं प्रिसाइसली तो जानता भी नहीं और बोल भी नहीं सकता कि प्रिसाइसली अगले क्वार्टर या नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रिसाइसली क्या होगा, लेकिन इसी क्षेत्र में रहने की हम लोग को आशा है। साइकिल बिजनेस में वो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो गया है। अब 65% बजाज के मोटरसाइकिल वॉल्यूम्स 125 सीसी प्लस सेगमेंट से आते हैं। इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो वो 50-50 है और जो 125 सीसी प्लस सेगमेंट है इंडस्ट्री का, वो ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। तो ये टेलविंड मिल रही है हमको। हमने नए प्रोडक्ट्स इसमें लॉन्च किए हैं और इसमें हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, उससे हमारा रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो सीएनजी नेटवर्क है, गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है, वो सीएनजी नेटवर्क को बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा रहे हैं। 4,000 पंप डाल चुके हैं, 4,000 और डालने वाले हैं। इससे जो डीजल मार्केट है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो रहा है। जो हमारी सीएनजी की प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बेहतरीन है, उसमें 90% मार्केट शेयर है हमारा सीएनजी पैसेंजर 3 व्हीलर्स में। बिल्कुल। तो आशीष चतुर्वेदी, गुड आफ्टरनून। आपने सुना होगा बजाज ऑटो की मैनेजमेंट को और वो थोड़े स्निपेट हमने वापस प्ले किए। आपका व्यू क्या है बजाज ऑटो को लेकर? पॉजिटिव है क्या यहाँ भी?
बिल्कुल है अनुज। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आप इसके पिछले 4 क्वार्टर को देखिए, कंपनी कंसिस्टेंटली 20% के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आई, क्योंकि इन्होंने 125 सीसी के अंदर में जो काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ था, और एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। अब इस स्टॉक को आप वैल्यूएशन पे देखिए तो ऐसे तो हालांकि हमें टीवीएस मोटर्स भी काफी पसंद है क्योंकि वहां पर ईवी का बहुत अच्छा प्ले है, पर अगर से आप वैल्यूएशन के नजर से देखेंगे तो बजाज ऑटो आज की डेट में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर, चाहे वो आइशर हो या टीवीएस हो, उसके सामने ट्रेड कर रहा है। यहां पर पे आपको डिविडेंड यील्ड का एक बड़ा प्लस बेनिफिट मिल रहा था, साथ ही साथ वैल्यूएशन की कंफर्ट तो हमेशा से बनी हुई थी, पर जिस तरह से 4 क्वार्टर में कंपनी ने 20% से क्वार्टरली ग्रो किया है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली रीड किया है, और मेरे हिसाब से ये ट्रेंड आपका बजाज ऑटो का बना रहेगा। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा अगर से ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको 6000 के स्तरों को क्रॉस करता हुआ नजर आए। तो 6000 के पार जाने की पूरी क्षमता रखता है ये काउंटर, इस पर नजरें होंगी। रचना जी, ये बजाज ऑटो के नंबर्स देख थोड़ा सा हीरो भी अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, क्या वहां पर एक ट्रेड आजमाया जाए? हीरो की बात कर रहे हैं आप, राइट? जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प। या हीरो मोटोकॉर्प में आज पॉजिटिविटी बनी हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम है जो इसको फर्दर हायर लेवल पे लेके जा सकता है। 30 to 60 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां जब पहुंचेगा तब माइनर पुश एंड पुल चलेगा, और जब वो फाइनली निकल जाएगा तो ये ऊपर वाली साइड पे 3380 की तरफ जाता हुआ हमें आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर काउंटर दिख सकता है। कि क्या हीरो भी उस तरह का परफॉर्मेंस दिखा सकता है जो बजाज ने इनफैक्ट दिखाया है, लेकिन स्टॉक में एक अच्छा स्पाइक आया है। चलिए एक और टॉप ट्रेडेड काउंटर आज का LTI माइंडट्री, और ये इनफैक्ट इस रिजल्ट सीजन की एक ऐसी IT कंपनी है जिसने नतीजों के बाद एक थंपिंग तेजी दिखाई है। 5.5% ऊपर है वो स्टॉक, और नतीजे हर पैमाने पर अच्छे रहे हैं। $I 1.5% से ज्यादा बढ़ी है, मुनाफे और मार्जिन दोनों अनुमान से बेहतर रहे हैं, और यहाँ से आगे का आउटलुक कैसा बन रहा है। LTI माइंडट्री के CFO विनीत देसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत जी, सेकंड क्वार्टर में आपकी परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली बाजार के अनुमान पर खरी उतरी है। ये अगर आप हमें अंदाजा दे सके कि ग्रोथ कहां से आई है, और इन नंबर्स में हम शायद बाजार ये इन्फर करने की कोशिश कर रहा है कि डिमांड में कुछ सुधार होगा, क्या वैसी सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये क्वार्टर में रही है कि अनसर्टेनिटी और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी भी इतने अच्छे नहीं है जितने हमें लग रहे थे कि इस साल के शुरुआत में लग रहे थे। तो वो रिकवरी कॉशियसनेस अभी भी जारी है। उसके बावजूद हमारी कंपनी ने 1.5% ग्रोथ दिखाई है। कांस्टेंट करेंसी में भी उतनी ग्रोथ आई है हमारी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने जो हमारे एम्प्लॉयज के लिए साल की शुरुआत में बताया था कि हम इस साल भी वेज हाइक्स देंगे, टाइम पे देंगे, तो वो देने के बाद उसका इम्पैक्ट एब्सॉर्ब करने के बाद हमने हमारे मार्जिन्स में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह से हमारे मार्जिन्स इतने गिरे नहीं है। और हमने जो गाइडेंस भी दिया था, जो लग रहा है कि H2 में हमारी ग्रोथ H1 से अच्छी रहेगी, और उसके हिसाब से हमारे जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसका हमारा एग्जीक्यूशन अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो उसके वजह से हमारे मार्जिन्स एग्जिट रेट पे 17 to 18% पे पहुंच जाएंगे। तो ये हम अगर ग्रोथ वापस आती है तो हमारे मार्जिन्स शायद उससे अच्छे भी हो सकते हैं, मगर अभी के लिए जिस तरह के हालात है, एनवायरनमेंट है, और जिस तरह से हमारा Q3 और Q4 का आउटलुक लग रहा है, उसके हिसाब से H2 तो हमारा H1 से अच्छा ही रहेगा, और मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। ओके, अच्छा, आपने ये उम्मीद जताई है कि आपका H2 जो है वो बेटर रहेगा, और इसीलिए आपने गाइडेंस पर भी अपनी जो गाइडेंस वो बरकरार रखी है। तो क्या फैक्टर्स हैं जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है? ये कॉन्फिडेंस आप अगर देखोगे तो हमारे 3 मेजर सेक्टर्स है जहां से हमारा 75% रेवेन्यू आता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हाईटेक वर्टिकल, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग।
तो आपने अगर हमारी ग्रोथ देखी रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छी तरह से ग्रोथ आई है हमारी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% ग्रोथ है, सालाना 16% की ग्रोथ है। तो वो सेक्टर हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसमें हाईटेक में एक सॉर्ट ऑफ मिक्स रुझान है अभी भी, जहां कुछ दिग्गज कंपनियां जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वहां से भी हमारा एक अच्छा आउटलुक आ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में मैं इतना बताऊंगा कि इंश्योरेंस सेक्टर अभी भी हमारे लिए अच्छा कर रहा है। जो कुछ नरमी आप अभी दिखाई दे रही है वो बैंकिंग और थोड़ी सी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। मगर हमारा ऑर्डर इनफ्लो आप अगर 2 क्वार्टर्स का देखोगे और पिछले साल के एंड में जो था उसके हिसाब से तो काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। लोगों अभी की जो क्लाइंट्स की सिचुएशन है वहां कॉशियसनेस है। हमें लगता है 1-2 क्वार्टर में थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबिलिटी या डाउनवर्ड का इंडिकेशन भी मिला तो क्लाइंट्स की स्पेंडिंग में बढ़ोतरी इमीडिएटली चालू हो जाएगी। आज जो नए हमारे प्रोजेक्ट्स हम साइन कर रहे हैं उसमें रैंप अप इमीडिएटली हो रहा है। और हमारा ट्रेडिशनल आप दोनों कंपनी जो थी LTI और माइंट्री, उसमें आप अगर ट्रेडिशनली भी देखोगे तो हमारा H2 का परफॉर्मेंस हमेशा H1 में रहता है। तो उसकी वजह से ये सारी चीजों मिला के आप देखोगे तो हमें उसके वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है। विनीत जी, आप लोगों ने इस क्वार्टर में वेज हाइक भी लिया और उसके बावजूद आप लोगों ने काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी मेंटेन की है 16% की। तो एग्जैक्टली क्या डील प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग रही जिसने आप लोगों के इस 16% की मार्जिन्स को कमांड किया? वजह क्या थी इसकी, रीजन क्या रहा? सो मार्जिन्स आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने जो वेजेस का पूरा इम्पैक्ट ये क्वार्टर में ले लिया, तो उसका हमें इम्पैक्ट एक्चुअली 200 बेसिस पॉइंट हमारे मार्जिन्स पे आया था। मगर उसको ऑफसेट हमने किस तरह से किया है कि हमारा यूटिलाइजेशन काफी अभी ऑलमोस्ट 86-87% के रेंज में आ गया है, जो एक काफी पीक लेवल है। हमने फ्रेशर्स की हायरिंग धीरे धीरे चालू कर दी है, जिस वजह से हमारा कॉस्ट पिरामिड रैशनलाइजेशन जो बोलते हैं वो एक अच्छी तरह से हो जाएगा। और तीसरा हमारा SG&A एक्सपेंसेस में ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। हमारा टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन चल रहा है। तो उसके वजह से जो और इंटरनली हमारे जो कुछ प्रोग्राम्स है, जो क्लाइंट्स है कि जहां हमारे मार्जिन्स कम है या नेगेटिव है, तो वहां हमारा फोकस करके चल रहा है कि हम वहां मार्जिन्स में बढ़ोतरी कर दे। ये सब करने की वजह से क्या होगा, हमारी कॉस्ट तो वही रहेगी मगर हमें सीधा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट मिलेगा और जो बॉटम लाइन पे चला जाएगा। तो ये सब चीजें हमारी इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हमें ये क्वार्टर में भी मिला। 200 बेसिस पॉइंट जैसे मैंने कहा वेजेस हाइक का इम्पैक्ट था, मगर उसमें से 130 बेसिस पॉइंट हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के अगेंस्ट ऑफसेट कर लिया है। तो ये कंटिन्यू रहेगा और ग्रोथ जो जैसे मैंने कहा कि H2 अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ग्रोथ भी अच्छी आ जाएगी, उसके वजह से भी हमें और बेनिफिट मिलेगा। तो H2 को लेकर आप कॉन्फिडेंट है सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डील विंस में बड़ी डील्स का कितना हिस्सा आप लोगों के हाथ आ रहा है, क्योंकि जब LTI और माइंट्री का विलय हुआ था तो यही बड़ा फैक्ट था जिसको लेकर मार्केट भी काफी एंथूज था कि ये बड़ी एंटिटी बनेगी और बिग डील्स को चेस कर पाएगी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ऐसा कोई कुछ आपके हाथ लगा है, बड़ा सौदा? जी बिल्कुल, हम लार्ज डील्स हमारे पाइपलाइन में एक कपल ऑफ लार्ज डील्स है, जो अगर हमें ये Q3 Q4 में मिले तो आपको हमारे ऑर्डर बुक में और भी इजाफा दिखेगा। और ये लार्ज डील्स करते समय हमारी एक ही कॉशियसनेस है कि ये लार्ज डील सर्विसेज पे ज्यादा बेस्ड होनी चाहिए। पास थ्रू रेवेन्यू वाले ज्यादा हमें करने नहीं है, बिकॉज पास थ्रू रेवेन्यू में क्या होता है, आपको रेवेन्यू तो मिल जाता है मगर उसमें मार्जिन्स में काफी आपका इम्पैक्ट आ जाता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि हम ये डील्स नहीं करेंगे, बट हम सिलेक्टिव रहेंगे कि कितनी करें, और सब डील्स करने के पीछे हम नहीं दौड़ रहे हैं। हम सिलेक्टिव डील्स है जहां हमें लगता है कि हमारे कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वहां हम फोकस कर रहे हैं, और जहां पास थ्रू रेवेन्यू ज्यादा रहेगा नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए विनीत जी। तो ये बात हो गई LTI माइंडट्री की। आज एक नेक एंड नेक है बिटवीन LTI माइंडट्री और बजाज ऑटो निफ्टी का टॉप गेनर होने के लिए। इस समय खैर LTI माइंडट्री सेकंड नंबर पर। बाय द वे मार्केट थोड़ा सा हल्का हुआ हायर लेवल से, वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, इतनी आसानी से वो कॉल राइटर छोड़ने वाला है नहीं एक्सपायरी वाले दिन, खासतौर से 19650 वो जो 18 रुपये वाली कॉल 30 हुई एकदम से, अब वो वापस कोलैप्स हुई उतनी फास्ट। एक बार वापस जरा 19650 की कॉल रख दीजिए। अब असल में पूरा का पूरा मामला जो है ये यहाँ पे इस 19650 के कॉल का ही है और अब ये 5 रुपये पे आ गई। वो 18 की 30 हुई और 30 रुपये की कोलैप्स होकर एकदम से 5 रुपये पर आ गई। लेकिन अल्ट्राटेक के नंबर्स आए स्क्रीन पर, सेल्स अच्छी हैं, थोड़ी सी दिक्कत, हल्की सी दिक्कत बस मार्जिन को लेकर और इसकी वजह से एबिडा को लेकर है। मुनाफा बढ़ा है लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कंसिडरिंग कि सेल्स एस्टिमेट से ज़्यादा बेटर थी उसके हिसाब से। लेकिन ठीक है, ये नंबर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है फॉर नाउ। ये अल्ट्राटेक सीमेंट इस समय मानस टेक्निकली कोई व्यू होगा आपका अल्ट्राटेक सीमेंट पर? देखिए अनुज जी, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप पिछले करीब 15 सेशन देख लीजिए तो अल्ट्राटेक सीमेंट कभी भी अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे सिग्निफिकेंटली ट्रेड नहीं हुआ, वहां पर लगातार सपोर्ट लिया और आज भी जब रिकवरी अगर देखने को मिली है तो ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज से ही देखने को मिली है। तो ये पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरे हिसाब से तो अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं या खरीदारी कर सकते हैं। 8150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजिशनल बेसिस पे और ऊपर की तरफ कम से कम 8550 के टारगेट सेट करते हैं आपके लिए अल्ट्राटेक पर व्यू। लेकिन अनुज आप देखिए लक कितना इंपॉर्टेंट होता है। अल्ट्राटेक नंबर्स ठीक है, नथिंग ग्रेट। पॉलीकैब के बहुत शानदार नतीजे थे लेकिन कल इतना सेंटिमेंट बिगड़ा था कि उसकी धुलाई हो गई। एस्ट्रल के केस में भी आज सुबह में क्योंकि नर्वसनेस थी वहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। तो वो मार्केट का मूड क्या कह रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, खैर वैसे ये सब चीजें मीडियम टर्म में मैटर नहीं करती, वो स्टॉक अपने आप। हाँ, लेकिन बिल्कुल किस समय पे नंबर आते हैं ये चीज लिस्टिंग के को लेके भी होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैगल जिसकी इतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन हुई थी उसकी लिस्टिंग एकदम इतने खराब मार्केट में हुई थी कि वो लिस्टिंग एकदम फ्लैट हुई थी उसकी। 160-165 पे वो धक्के खा रहा था और फिर वही स्टॉक 240 तक भागा 2 हफ्ते में। तो ये काफी कुछ मैटर करता है कि किस लेवल पर मार्केट है उसके ऊपर। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं और उसके बाद एक बार MSCI वाले मामले पर भी आएंगे। एक बार जरा आप लेकर आइए एक्सिस बैंक का चार्ट, क्योंकि ये काफ़ी समय से मेक और ब्रेक जोन में है एक्सिस बैंक। एक बार जरा उसका चार्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए सुबह रिकवरी आई लेकिन अब थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है यहाँ पर। गाबा सर, कोई व्यू एक्सिस बैंक पर? एक्सिस बैंक जो आज का जो बाउंस मिला है वो तो अच्छा है, लेकिन कल के क्लोज के वहां आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फ्लैट कह सकते हैं एक्सिस बैंक। लेना है तो ले सकते हैं, 990 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। पॉसिबल है कि 1012 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। वहां पर थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो एक अपमूव मिल सकता है एक्सिस बैंक में। थोड़ा बैंकिंग की इसलिए भी डिस्कशन हुई हर्षदा। बैंक निफ्टी देखिए आप, बहुत वॉलेटिलिटी रही है यहाँ पर। और अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सेम डे में नहीं होती निफ्टी के हिसाब से, तो उस वजह से कई बार इंटरेस्टिंग मूव्स आते हैं। मंथली एक्सपायरी सेम डे पे होगी अगले थर्सडे को, लेकिन वीकली एक्सपायरी कल बैंक निफ्टी की हो चुकी है, आज निफ्टी की है। ग्रीन में गया था अच्छा खासा, 150 पॉइंट ऊपर था। अब वापस फ्लैट हो गया, वापस एकदम फ्लैट होता हुआ। अब तो वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स है। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं MSCI की। और MSCI में आपको याद होगा हम आपको सुबह में भी मेंशन कर रहे थे कि नवंबर में एक रिव्यू होने वाला है। अब इस तिमाही रिव्यू में कौन सी कंपनियां इसका हिस्सा बन सकती हैं, इसके कुछ अपडेट्स मार्केट में आने लगे हैं। एक तो चांस है, शॉर्ट नहीं लेकिन चांस है, इंडसइंड बैंक को रिव्यू किया जाएगा, इसका हिस्सा बन सकता है। विवेक अय्यर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कई रिपोर्ट्स इस पर आने लगी है, बताइए क्या कहा जा रहा है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। देखिए, MSCI का जो क्वार्टरली इंडेक्स रिव्यू है उसके रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे नवंबर 14 को। तो हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग नवंबर 15 को ये रिजल्ट आएंगे। हम लोग उसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इस हफ्ता MSCI विल टेक, इट इज द कट ऑफ डेट। जो कट ऑफ डेट होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक प्राइस, उस पर्टिकुलर दिन के हिसाब से MSCI विल टेक द डिसीजन कि ये इस क्वार्टरली रिव्यू में स्टॉक अंदर आएगा या नहीं। तो दैट इज वाई आज
आज का दिन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट थिंग हम क्या बात करें कि विच आर द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। आपने जैसा बोला सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पे कल रिजल्ट आए, नतीजे आए, बट साथ साथ सब क्वांट एनालिस्ट जो थे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए रुक रहे थे, बिकॉज अब तक इंडसइंड बैंक में फॉरेन होल्डिंग जो था वो काफी ज्यादा था एंड एमएससीआई का इंक्लूजन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि कम से कम 15% का हेडरूम चाहिए था। तो कल वो हेडरूम मिला है, सो फॉरेन होल्डिंग हैज कम डाउन, जिसकी वजह से IndusInd Bank can come into MSCI. So almost $300 million का इनफ्लो का एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम IndusInd Bank इन MSCI। काफी सारे स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो कल रिजल्ट्स दिए और वो स्टॉक्स भी एक्टिव रहेंगे। पहले हम बात करते हैं मैक्रोटेक, ऑलमोस्ट $130 मिलियन का। टाटा मोटर्स DVR शेयर्स, उसमें भी $130 मिलियन का। कल परसिस्टेंट सिस्टम का नंबर्स आया, रिजल्ट्स वर गुड। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो MSCI इंक्लूजन कैंडिडेट है, $210 बिलियन का फ्लो आ सकता है इन परसिस्टेंट सिस्टम्स। टाटा कम्युनिकेशन, पॉलीकैब, उसके भी नतीजे कल आए, वो भी एक इंक्लूजन कैंडिडेट है, $165 मिलियन आ सकता है उसके अंदर। पेटीएम, दैट इज ऑल्सो वन स्टॉक जो आ सकता है। एंड एक आउटसाइड चांस है 2 स्टॉक्स के। नंबर 1 है APL अपोलो ट्यूब्स, उसके अंदर ओवर $200 मिलियन का फ्लो आ सकता है अगर MSCI उसको इस क्वार्टरली रिव्यू में ले सकता है। एंड लास्टली जो एक स्टॉक जो इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो है सुजलॉन, एंड सुजलॉन आल्सो हैज द चांस दिस पर्टिकुलर MSCI इंडेक्स रिव्यू में इट कैन कम इनटू द रिव्यू इन नवंबर। तो एक्चुअली जो आपका रिएक्शन था वो भी मेरा ही रिएक्शन था कि ये कैसे हो जाएगा। नहीं बात ठीक है, मार्केट में सब कुछ होता है। actually. और सुजलॉन यू नेवर नो एक्चुअली में ये कमबैक वाकई में सीजी पावर में भी ऐसा ही हुआ था, एक बार कमबैक आना शुरू हुआ था, उसके बाद ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही सेम मामला हो जाएगा, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर अच्छा यहाँ पर चांसेस हैं इंक्लूजन के। विवेक बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका व्यू क्या होगा अगर आप ये सब स्टॉक्स जैसे परसिस्टेंट है या इंडसइंड है या सुजलॉन ही हो गया फॉर दैट मैटर, कोई व्यू यहाँ पर आपका? देखिए, परसिस्टेंट तो हम पोर्टफोलियो में रखते हैं और हमारा मानना है कि बहुत ही बेहतरीन एक मिड कैप IT कंपनी है जो डिजिटाइजेशन की वेव को बहुत ही अच्छी तरह से राइड कर रही है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले जो आप LTIM की बात कर रहे हैं वो भी हमारे कोर पोर्टफोलियो में, और ये IT की 2 कंपनीज है जो हमें काफी पसंद है। तो परसिस्टेंट तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है और यहाँ से भी स्टॉक जल्दी 6300 की ट्रेजेक्टरी में जा सकता है। सुजलॉन डेफिनेटली हम इसके अंदर, हमारी कोई पोजीशन नहीं है, बट इसको हम ट्रैक कर रहे हैं और ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसके अंदर में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरा जो एक इसको मैं कहूंगा टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पर सुजलॉन देखना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि अब ये 12 से 32 बहुत जल्दी हुआ है, तो शायद आपको कंफर्ट एंट्री पॉइंट का ना हो, बट कोई भी डिप जो स्टॉक को 27 रुपए के आसपास लेके जाएगी, तब मेरे हिसाब से एक अच्छा एंट्री पॉइंट सुजलॉन के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। ओके, सुजलॉन। और एक बार इंडसइंड बैंक पे भी आज के इस परफॉर्मर पे थोड़ा सा ऑप्शन स्टेट्स के मुताबिक स्थिति को समझ लेते हैं। जरा एक बार इंडसइंड बैंक लेके आइएगा। आज का अगर मैं आपको इसको ऑप्शन डेवलप बताऊं, 1444 पे ट्रेड करता हुआ, और आज सबसे मतलब ओपनिंग के बाद से ही इसमें जो हायर स्ट्राइक्स थी बिटवीन 1450 टू 1470, उसमें थोड़ी कॉल राइटिंग्स हैं, यानी वो जो 21 सितंबर का स्विंग हाई है उसके आसपास 1450 के आसपास काफी रेजिस्टेंस इसको सामना करना पड़ेगा उसका। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, आपका इस वक्त कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा, क्या चीज कर रहे हैं आप? कि मेटल्स में इस बार जो मूव आई है वो थोड़ी सस्टेन हो सकती है। इसमें JSW स्टील जो है वो 20 दिनों के एवरेज पे और एक बुलिश गैप पे सपोर्ट ले रहा है, तो मेरा ट्रेड होगा JSW स्टील करीबन 777 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 765, 765। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 800 का, 800। ओके, JSW स्टील ये बाय है। सुबह मेटल्स में वीकनेस थी, लेकिन अब थोड़ी बार आप देखें तो यहाँ पे लोअर लेवल से पुल बैक है। मीनवाइल मैंने 2 बजे जो स्टॉक मार्क किया था इंडिया सीमेंट, इसी स्पेस में लीडर को देखिए एक बार मेरे स्क्रीन पे जो ऑप्शन एक्टिविटी आ रही है उसके मुताबिक अल्ट्राटेक सीमेंट अब इस वक्त डे हाई पर, और अब ये लास्ट वीक का स्विंग हाई क्रॉस करता हुआ। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट मैंने नोट करके रखा हुआ था, और वो ये था कि रचना जी 21 सितंबर और 20 सितंबर के बीच में एक गैप था जो 3rd वीक ऑफ सितंबर का था। वो गैप फिल करने की कोशिश करता हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट है
आपका व्यू क्या है इस वक्त, कैसे चेज करना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट को, और कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपके पास हो तो वो बताइएगा डे हाई पर अल्ट्राटेक सीमेंट अब। हेलो रचना जी। अल्ट्राटेक सीमेंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है एंड दिस इज आल्सो ड्रिवन बाय द इवेंट व्हिच हैज जस्ट हैपेंड। तो यहाँ पे चार्ट में पुल बैक भी है और सपोर्ट लेवल से मूवमेंट शुरू हुई है और वो भी न्यूज के साथ हुई है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड पे कंटिन्यू होना चाहिए और ये काउंटर राइट नाउ 8500 को क्रॉस करने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर 8500 को क्रॉस कर दिया इसने तो ये यहाँ से लेके आने वाले विद इन 2 to 3 वीक्स 8700 एंड 8800 तक भी जा सकता है, प्रोवाइडेड द ओवरऑल मार्केट तब तक सस्टेन होती है तो, और उस हिसाब से यहाँ पे प्ले करे जा सकते हैं। इसको अगर हम कॉल के जरिए प्ले करना चाहे तो यहाँ से हम 8500 का कॉल ले सकते हैं और 8500 का कॉल अभी फिलहाल 83 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसमें 50 पे ऐसा लगाए और पोजीशन को कैरी करें तो अपसाइड पे ये काउंटर आपको बहुत ही जल्दी 120 एंड 140 की तरफ जाते हुए विद इन अ वीक दिख सकता है। 8500 की कॉल लेने की पूरी यहाँ पर कवायद होती हुई मोमेंटम है। अच्छा, पेटीएम का भी जिक्र किया जा रहा था जब MSCI की हम बात कर रहे थे कि शायद इसे भी इंक्लूड किया जा सकता है। मानस, चार्ट के लिए एक बार नजर डालेंगे क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम है और कल दरअसल इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। देखिए, पहले से ही बहुत ही स्ट्रांग अपट्रेंड में है पेटीएम, क्योंकि जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और जो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। मेरा तो समझना है कि अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 1050 से लेकर 1070 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो अभी भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए तो आपके स्टॉप लॉसेस 940 के नीचे रहेंगे और टारगेट करीब करीब 1070 के आसपास के रहेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट सीमेंट स्पेस, आई मीन सीमेंट को अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पे एक एक करके स्टॉक्स लिखे आइएगा। मैंने क्योंकि अल्ट्राटेक का विषय छेड़ा था, इंडिया सीमेंट्स का जिक्र मैंने शुरू में ही किया था। अब आप सारे के सारे स्टॉक्स को देख लीजिए, आप ACC को देखिए, आप अंबुजा को देखिए। एक तो अनुज, आपको याद होगा आज से कुछ करीब 20-25 रोज हम पहले एक सीमेंट्स एनालिस्ट से बात भी कर रहे थे, एक मैनेजमेंट से बातचीत भी हो रही थी। तो प्राइसिंग कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस भी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी। और एक और बात अनुज, अल्ट्राटेक सीमेंट, आई मीन अगर मैं लास्ट 1.25 साल के पैरामीटर्स को देखूं, के टाइम फ्रेम को देखूं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा मूव देने वाला स्टॉक रहा है। सीमेंट पे व्यू क्या बन रहा है पोस्ट मॉनसून अब इस वक्त? बिल्कुल, देखिए बीरू, बिल्कुल जो इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है कि अल्ट्राटेक के खुद के नंबर्स में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक इतना सर्च कर जाए। लेकिन जो आपने बोला कि क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग सीमेंट स्टॉक है, प्लस एक सीमेंट में एक सेक्टोरल मूव आ रहा है और ये बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स थे, जैसे आपने बोला मॉनसून क्वार्टर खत्म हो चुका है अब, और प्लस प्राइस हाइक्स की वो जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो वो एक व्यू बन रहा था, जो एनालिस्ट से बात हो रही थी, मुझे लग रहा है इस चीज़ को लेकर मार्केट शायद थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है। अल्ट्राटेक का नॉर्मली रिएक्शन जो है ना, नंबर्स का रिएक्शन वो अगले दिन आता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स है और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस जो बोलती हैं उसके बाद नॉर्मली इस पे एक बेटर व्यू बन निकल के आता है। तो आई थिंक उसका थोड़ा सा वेट कर लेंगे। लेकिन जो एक क्लियरली नजर में आ रहा है कि ये इस समय एक सेक्टोरल मूव है जो इस समय प्ले आउट हो रहा है और ऑब्वियसली अल्ट्राटेक बीइंग द बिगेस्ट प्लेयर उसको लीड कर रही है। लेकिन आज पूरे सीमेंट में एक्चुअली काफी हरकत है। एक और काम करते हैं फिर वीरू, एक और स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। अब सीमेंट से निकल कर आते हैं ऑयल एंड गैस में, और IGL आज सुबह से 4% नीचे है। इसमें एक दिल्ली सरकार की जो EV पॉलिसी का ऐलान है, शायद उसका एक इम्पैक्ट है। पूरी खबर समझ लेते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और IGL के शेयर में आज सुबह से 4-5% का पैनिक है और बाजार इसको जोड़ रही है दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए। देखिए, CM अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन पॉलिसी बनेगी और ये ड्राफ्ट पॉलिसी में लिखा है कि 2030 तक, यानी अगले 5 साल में जो कमर्शियल यूजर्स हैं, खास करके जो दिल्ली में NCR में जो टैक्सीज चलती हैं, वो फुल्ली इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। और जो रोड मैप है ओला उबर जैसी एग्रीगेटर्स के लिए, वो ये है कि अगले 6 महीने में 5% फ्लीट कंपलसरी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल रखनी है, अगले 3 साल में 50% और 5 साल में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्लीट होनी चाहिए। अब आप वंडर कर रहे होंगे ये
इससे आईजीएल का क्या लेना देना? लेना देना बिल्कुल है, क्योंकि आईजीएल का 75% वॉल्यूम और सेल्स, यानी जो आईजीएल बिक्री करती है गैस की, इसकी 75% जो गैस होती है वो टैक्सीज और उबर ओला जैसी फ्लीट्स के लिए जाती है। क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, इस पे कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी नहीं है कि गैस व्हीकल्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा। बाजार को ये लगता है क्योंकि ये उबर ओला के लिए स्पेसिफिक 2030 तक ईवी फ्लीट में कन्वर्ट करने के लिए बात है, क्योंकि पोल्यूशन एनसीआर में कम होना चाहिए। लोगों को लगता है इसके अंदर गैस व्हीकल्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसके कारण आईजीएल के वॉल्यूम्स पे सीधा असर पड़ेगा। हालांकि बहुत सारी गाड़ियां गुड़गांव और नोएडा से आती हैं दिल्ली में टैक्सीज बन के, फिर भी जो 75% वॉल्यूम है आईजीएल का वो घट के 15% तक हो सकता है अगले 5 सालों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस मॉडल पे क्वेश्चन मार्क है, जिसके कारण स्टॉक में आज आपको एक नी जर्क रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है। प्लीज नोट कीजिए, ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी अप्रूवल लगेगी, काफी सारे इसमें बदलाव भी होंगे, लेकिन इसके कारण शायद आपको थोड़ा बहुत पैनिक आईजीएल के शेयर में दिखाई पड़ रहा है। वैसे दिल्ली में आप कभी चले जाएं, उबर लेने की कोशिश करें तो बहुत तकलीफ होती है। पसीने छूट वो जाएंगे। नहीं, वो रख ही नहीं सकते। वो कहीं कोई भी बैग लेके जाएंगे, सर मेरी तो सीएनजी की गाड़ी है, कोई भी गाड़ी हो उसमें वो लगा होता है सीएनजी का, तो वो लग ही नहीं पाता है ना। वीरू को तो खैर ज़्यादा, वैसे वीरू की तो खैर अपनी गाड़ी है, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमको तकलीफ होती है। हाँ, कोई बड़ी अटैची नहीं ले सकते आप, या फिर बैग नहीं ले सकते, उसके लिए आपको फिर बड़ी गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप ये चाहें कि अगर आप अकेले भी राइड कर रहे हैं और 2 बैग के साथ, 3 बैग के साथ, तो मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज, आकलन आपका बिल्कुल सही है। ये दिक्कत है। ओके, स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है? लेकिन आशीष चतुर्मोता है क्या आपके पोर्टफोलियो में आईजीएल? नहीं अनुज, हम इस स्पेस से थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है वो आईजीएल, गुजरात गैस, इन कंपनीज के अंदर काफी समय से बनी हुई है, और जिसके चलते हमने इसको इग्नोर किया। और मेरा मानना है कि अभी भी आप देखिए क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी नहीं, और जिस तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टेब्लिश हो रहा है, मुझे लगता है आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जैसे स्टॉक बहुत लंबे समय तक एक रेंज में रहने की संभावना मुझे इसमें नजर आती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आईजीएल पर व्यू। आज तो एक नीजक रिएक्शन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट पर आता हुआ दिखाई जरूर दिया है। अच्छा, चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं, और सस्ता ऑप्शन के लिए चलेंगे बर्थडे गर्ल शिल्पा के पास। बताइए शिल्पा जी। जी, यहाँ पे मेरा ध्यान जाइडस लाइफ में जा रहा है। जाइडस लाइफ के अगर हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे तो 580 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड अपसाइड पोटेंशियल पोजिशनल के लिए तो 700 भी है। तो किसी को अगर यहाँ से पोजिशनल पे प्ले करना है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अदरवाइज ऑन इमीडिएट बेसिस आप ऑप्शन के थ्रू 590 का जो कॉल ऑप्शन एट द मनी ले लीजिए। रफली 7 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और पहला टारगेट 11 का रहेगा, दूसरा 15 का। ओके शिल्पा जी, हैप्पी बर्थडे आपको। मुझे पता नहीं था, अभी हर्षिता ने बताया, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी टीम में लोग अपने बर्थडे पे छुट्टी मांगते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार जरा ठीक है शिल्पा जी को बर्थडे वाले दिन भी एक्स्ट्रा काम कर दें शिल्पा जी। तो ये जज्बा होना चाहिए कि बर्थडे वाले दिन भी काम करना है। चलिए, तो एक हैक है, ये वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जो भी है काम तो कर रही है। आई कंप्लीटली एग्री, काम कर रही है, लेकिन हाँ उन्होंने तोड़ निकाल लिया है कि घर से ही काम कर रही है। चलिए ठीक है। प्रशांत जी, आप भी बर्थडे पे काम करते हैं क्या? जी अनुज जी, इस साल ही किया था, वेडनेसडे का मॉर्निंग शो। चलिए ठीक है, हमारा पैनल वैसे खैर काफी हार्ड वर्किंग है। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार। जी अनुज जी, मैं जब एलएनटी की तरफ देखता हूँ तो एक चीज जो क्लियर कट नजर आती है, पिछले 2 महीनों के बाद, बहुत दिनों बाद ये 20 दिनों के एवरेज पे आया है और एक अच्छा सपोर्ट लिया है। ऑलरेडी प्राइस दिखा रही है कि सपोर्ट आ चुका है, तो मैं एलएनटी को रेकमेंड करूंगा पोजिशनरी। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 3010, 3010। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 3130, 3130 का देख रहा हूँ। ओके, आपका ट्रेड हो गया यहाँ पे एलएनटी अक्टूबर फ्यूचर्स। लेना है प्रशांत सावंत जी को। चार्ट के चमत्कार पिक करते हैं रचना जी के साथ। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी तरफ से टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में लॉन्ग ट्रेड रहेगा, और टाटा मोटर्स ने आज सुबह के इनिशियल हिकअप्स के बाद एक अच्छा सपोर्ट लिया है। इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट दोनों पे ही इंपॉर्टेंट जोन से ये अपस्विंग देने की कोशिश में लगा हुआ है, और ट्रेंड इसका वैसे भी हम जानते हैं कि अपसाइड पे ऑटो इवन एज अ सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 663 का एसएल लगाए तो अपसाइड पे इसमें टारगेट हो सकते हैं 676 एंड 682। चलिए, तो ये हो गया चार्ट का चमत्कार। अब आई थिंक मिड कैप फंडा ट्रेड बाकी है। अब आशीष के पास चलते हैं, उसके लिए आशीष बताइए।
जी, तो अनुज जो स्टॉक हम बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर रहेगा कि हमारे पोर्टफोलियो में हम उसको ओन करते हैं और होटल स्पेस पे हम काफी पॉजिटिव है। हमने इस पे पहले भी चर्चा की, पर इस स्टॉक को रीसेंट एंट्री के तौर पर हमें अच्छा लगता है। और स्टॉक है लेमन ट्री। लेमन ट्री पे पहले टेक्निकल में बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट स्टॉक का 115 के जोन में बन चुका है और यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छे ब्रेकआउट्स यहाँ पर पे देखने को नजर आएंगे जो इसको 135 140 की ट्रेजेक्टरी में टेक्निकली लेके जा सकते हैं। अब अगर से आप इस स्टॉक की बात करें तो 9,700 करोड़ के मार्केट कैप की एक कंपनी है जो करीब करीब 90 होटल्स इस समय ऑपरेट कर रही है और ऑलमोस्ट 8,400 रूम्स इसके अंदर में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और मेरा मानना है कि थर्ड लार्जेस्ट ये होटल चेन इंडस्ट्री के अंदर में कंपनी है और मिड स्केल सेगमेंट के मिड प्राइस सेगमेंट में ये काफी काम कर रही है। अभी बॉम्बे में इनका एक बड़ा होटल चालू हो रहा है तो जो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम यहाँ पर पे देगा। और मेरे हिसाब से जिस तरह से ये पूरा स्पेस है जहां पर पे एक अप साइकिल होटल इंडस्ट्री में है, जहां पर पे एक तो एवरेज रूम रेट्स आपके कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी के रेट्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज होटल इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव रहेगी। और आप जैसे हमने थोड़े दिन पहले कल परसों चर्चा भी की कि शादियों का सीजन शुरू हो गया और एक जबरदस्त 4,35,000 करोड़ का स्पेंडिंग शादियों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीजन में, तो जिसका एक बेनिफिट ऑब्वियसली सबसे बड़ा होटल इंडस्ट्री भी रहेगा और जहां हमारा मानना है लेमन ट्री इसका एक क्लियर बेनिफिशियरी होता हुआ नजर आ सकता है। से सारे ट्रेड्स रैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने सस्ता ऑप्शन के साथ की। जाइडस लाइफ में एक 590 का कॉल लेने की सलाह शिल्पा ने दी है। टारगेट इनका 11 और फिर 15 का है। 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। फिर अगला ट्रेड प्रशांत का आया और LNT इन्होंने पिक किया है। एफनो सुपरस्टार 3130 का टारगेट और 3010 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रचना जी ने पिक किया टाटा मोटर्स 676 का पहला टारगेट है, 682 का दूसरा। साथ ही अब लेमन ट्री जो अभी आशीष चतुर्मोता ने हमारे साथ शेयर किया 135 140 के टारगेट के लिए एक मौका बन रहा है तेजी का। ये सारे स्टॉक्स जो एक्शन में हैं। चले एक फटाफट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद PVR के नतीजे आ गए। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में। कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे करेंगे डिटेल में बातचीत। वेलकम बैक। चलिए थोड़ा सा मार्केट पर नज़र डालते हैं। हल्का सा मार्केट वापस हल्का हुआ 19,639 पर आया और बैंक निफ्टी देखिए हर्षिता एक बार फिर से 75 पॉइंट नीचे। और अगेन यही प्रॉब्लम है मार्केट की कि हायर लेवल पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन एक मैनेजमेंट की बात करते हैं। PVR आइनॉक्स की दूसरे क्वार्टर के नंबर्स शानदार रहे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इस दौरान कंपनी को 82 करोड़ घाटे के मुकाबले 166 करोड़ का मुनाफा हुआ है। साथ ही मार्जिन में भी सुधार रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD अजय बिजली और CFO नितिन सूद। और आप दोनों को गुड आफ्टरनून। एक क्वार्टर जिसमें पहले तो गदर 2 ने रिकॉर्ड तोड़ा और उसके तुरंत बाद जवान ने आके फिर वापस रिकॉर्ड तोड़ा, तो 2 बैक टू बैक ऑल टाइम हाईएस्ट ब्लॉकबस्टर्स। ये तो बिल्कुल आपके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट क्वार्टर रहा होगा किसी भी मामले से देखा जाए तो। बिजली जी। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वार्टर था। और ये दो पिक्चरें जो आपने बोली हैं ये तो बहुत अच्छा इन्होंने किया ही, बट अदरवाइज इंग्लिश मूवीज भी थी जिन्होंने बहुत अच्छा किया। ओपनहाइमर, मिशन इम्पॉसिबल, देन वी आल्सो हैड सम स्मॉल मूवीज जो भी 100 करोड़ क्रॉस कर गई, जैसे ओ माई गॉड 2, फुकरे और ड्रीम गर्ल 2, रॉकी रानी। तो जो प्री कोविड होता था कि बड़ी पिक्चर भी चलती थी, छोटी पिक्चर भी चलती थी, हर तरह की मूवी चलती थी। तमिल मूवी जेलर आई, वो भी चली, तेलुगु मूवी, मराठी मूवी, पंजाबी मूवी। तो आई थिंक हमें ये देखने को मिला कि ये जो एक तरीका है एंटरटेनमेंट का टू गो आउट एंड वॉच द मूवीज ऑन द बिग स्क्रीन, दिस इज हियर टू स्टे। ये जो डिबेट चल रही थी कि भाई सिनेमा लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल में वो डिबेट अब खत्म हो गई है, बिकॉज हर तरह की मूवी इस क्वार्टर में चली है और वो बहुत हार्टनिंग है और वो बहुत ही एक अच्छी चीज हुई है एग्जीबिशन सेक्टर के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अजय जी। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं मतलब ओपनहाइमर की टिकट ढूंढता रह गया, मिली नहीं मुझे, क्योंकि वो मैं IMAX में देखना चाह रहा था और आपने 2,500 से कम में बेची नहीं वो टिकट, एंड तक आपने वही प्राइस रखा। तो एक ये भी मतलब एक जो मिसकंसेप्शन था कि हाई टिकट नहीं बिकते इंडिया में, वो भी शायद इस बार क्लियर हो गया। नहीं मतलब IMAX के फॉर्मेट पे आई थी
और लेकिन इससे कम भी थी, आपने शायद ठीक तरह देखा नहीं, इससे कम नहीं, मुंबई में तो नहीं देखी मुझे। और जो मैं पीवी ये अपना इसमें जुहू में और फिनिक्स दोनों में देख रहा था मैं, उसमें तो मुझे दिखी नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब इंडियन ऑडियंस रेडी है 2,000 2,500 की टिकट प्राइस लेने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होगी? एक्चुअली इंडियन ऑडियंस बहुत डिस्पैरेट है, हेट्रोजेनस मार्केट है, हर प्राइस पॉइंट पे लोग कस्टमर्स मूवी देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमने जो अपना पोर्टफोलियो 1700 स्क्रीन्स का बनाया है उसमें सिर्फ 13% स्क्रीन्स प्रीमियम है, बाकी सारी स्क्रीन्स प्रीमियम नहीं है। तभी अगर हमारा आप एवरेज टिकट प्राइस देखो वो 276 है। ऑफ कोर्स इट हैज गॉन अप फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, इट वाज 221, इट्स 276। सो अभी भी आपने एक एक्सेप्शनल मूवी और एक एक्सेप्शनल फॉर्मेट की बात करी है, पर जनरली स्पीकिंग हमारी सारी टिकट्स अफोर्डेबल हैं, और इसीलिए विद द ग्रेस ऑफ गॉड 4.8 करोड़ पीपल केम इन द लास्ट क्वार्टर। तो हम काफ़ी केयरफुल हैं, वी आर वेरी कॉन्शियस कि हमारा टिकट प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि हम जो अपना सर्किट है उसको सही ऑक्यूपेंसी पे चला सकें। मिस्टर सूद, मिस्टर बिजली, गुड आफ्टरनून। सूद साहब, अगर एक अंदाजा दे सके, फिर इतनी बढ़िया फिल्में आई हैं, ऑक्यूपेंसी में कितना इजाफा देखने को मिला है, एवरेज टिकट प्राइस कितना इंप्रूव हो पाया है, और किस ट्रैजेक्टरी में जाएगा थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में? नितिन, वुड यू लाइक टू आंसर दैट प्लीज? अगर आप ये देखें, इस क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू लगभग 2000 करोड़ है। अगर पिछले साल Q2 से कंपेयर करें तो लगभग दुगना है लास्ट ईयर से। ऑब्वियसली फिल्मों का काफी रोल है ओवरऑल बॉक्स ऑफिस और रेवेन्यू में। हमारे टिकट प्राइस में इस क्वार्टर में रफली 25% की ग्रोथ दिखी है अगर Q2 से देखें, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी फिल्में थी। पहले 6 महीने में देखें तो एवरेज 13% इजाफा हुआ है टिकट प्राइस में, काफी स्ट्रांग है। सिमिलरली F&B रेवेन्यू में भी एवरेज स्पेंड पर पर्सन जो हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कस्टमर स्पेंडिंग में 15% की ग्रोथ दिखी है इस क्वार्टर में, जो भी काफी स्ट्रांग है। और मुझे लगता है ये मोमेंटम रहेगा। ये क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा एक्सेप्शनल था, बट जो हमने पहले हाफ ऑफ द ईयर में देखा है, काफी बड़ी फिल्में हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो ये मोमेंटम सस्टेन करेगा। और आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी अगर आप पिछले साल से देखें Q3 और Q4 में भी। सूद साहब, लास्ट 2 क्वार्टर्स में जब आपसे इंटरेक्शन हो रहा था तो हमने बहुत बात इस बात पे भी की थी कि पॉपकॉर्न के प्राइसेस, फूड आइटम के प्राइसेस आप क्यों रेशनलाइज नहीं करते। अब आपने कम से कम वीकडेज में तो हमारी बात सुन ली है ना? वीकडेज में आपने बहुत एफर्ट किया है सर, और स्पेशली जो वो 699 का आप पैकेज लेके आए हैं वीकडेज के लिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है थोड़ा ही जानना चाहेंगे। और ये बताइएगा कि जिसका बॉस वीकडेज में अलाउ ना करे वो क्या करे, उसके लिए वीकेंड पे क्या रखा है आपने? जैसे मैंने आपको बोला कि अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं और डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे कस्टमर्स आते हैं पिक्चर देखने, और अलग अलग तरह के हमने फॉर्मेट रखे हैं। ये जो स्कीम है ये सिर्फ मंडे टू थर्सडे के लिए रखी है, आपके लिए नहीं रखी, बिकॉज आप बहुत काम करते हैं वीकडेज पे। तो ये स्कीम है उन लोगों के लिए जो मंडे टू थर्सडे जिनके पास टाइम है, लेकिन वो उनको प्राइस पॉइंट ज़्यादा लग रहा था, और इससे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आया। एक्चुअली अभी 2 दिन ही हुए हैं, मंडे को हमने लॉन्च किया था, आज हम थर्सडे है, और सोशल मीडिया वगैरह मार्केटिंग में अभी हमारी शुरू हुई है, बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो जो हम चाहते थे इसके लिए रिस्पॉन्स उससे बेटर ही है, और ये एक्सपेरिमेंट्स है जो हम हमेशा करते रहेंगे। हमने F&B में भी एक्सपेरिमेंट किया था 99 रुपीज़ का, वो बहुत अच्छा चला। उसमें हमारे F&B स्पेंड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। इनफैक्ट हमारे F&B स्पेंड्स 118 रुपीज़ थे लास्ट क्वार्टर, वो 15% से बढ़ के 136% आए हैं। और इस तरीके से जो हमने अभी भी किया है, हमने वी डोंट वांट आवर ATP, एवरेज टिकट प्राइस, टू कम डाउन, बट गेट मोर पीपल इनटू द सिनेमास फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। नहीं, वीडियो तो खैर वीकडेज पे नहीं, वीकेंड पे भी बहुत काम करते हैं बिजली जी। वो तो इस लास्ट वीकेंड पे भी काफी काम कर रहे थे। चलो आपके लिए स्कीम पक्का लेकर आएंगे। हाँ, तो खैर हमारी तो स्कीम हमको जरूरत है खैर। अच्छा, मुझे एक शिकायत है मुझे अब आपसे कि मैं मतलब ठीक है 1200 रुपये की टिकट भी दूँ, सब कुछ करूँ, उसके बाद भी इतने सारे एड्स क्यों आते हैं? अजय जी, थोड़ा ऐड कम करिए एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
ऑफ आवर रेवेन्यू एज वेल। तीन चीजें हैं जिससे हमारा बिजनेस चलता है, टिकट प्राइस, टिकट इनकम व्हिच इज फिल्म इनकम बेसिकली, देन F&B एंड एडवर्टाइजिंग। बट इतना अराउंड 18 मिनट्स तक का एडवर्टाइजिंग टाइम, 18 to 20 मिनट्स का एडवर्टाइजिंग टाइम हम रखते हैं, और वो ब्लॉकबस्टर्स में आता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर दिस थिंग। बट डेफिनेटली आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया है कि इसकी तरफ मैं जरूर देखूंगा, लेकिन आप फिर मुझे अगले क्वार्टर में ये ना कहना कि आपके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कम क्यों है। बिल्कुल, look like a businessman। बिल्कुल। अच्छा अजय जी एक और बात पूछना अजय जी, अब आते हैं और कुछ कोर इश्यूज पे। आई मीन ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड थोड़ा सा आपको जो रेंटल बेनिफिट्स मिले थे, जो नेगोशिएशंस थी, वो तो मेरे ख्याल से अब चली गई होंगी सारी की सारी। अब जब बिजनेस बैक टू नॉर्मल है, ऑक्यूपेंसी अच्छी है, प्राइसिंग स्ट्रांग है, और अब अपने एक्सपेंशन प्लान्स पे आप कैसे लौट रहे हैं अगले 6 महीने के लिए, साल भर के लिए? जरा रोड मैप जो है आपका, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करिए आप। एक्चुअली अगर आप देखें मर्जर के बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव 1702 स्क्रीन्स नाउ, एंड तो अभी भी हमें लगता है कि एक्सपेंशन अबाउट 160 स्क्रीन्स खोल रहे हैं हम इस साल, लेकिन बहुत केयरफुल हैं कि कहाँ पर ये स्क्रीन्स खोल रहे हैं। जैसे साउथ के अंदर मूवी कंजम्पशन की हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमारा साउथ की तरफ काफ़ी फोकस है, और ईच एंड एवरी स्क्रीन जो हम खोलेंगे, पहले भी देखते थे पर अब हम ज़्यादा देख रहे हैं कि इसके अंदर डेवलपर अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छी है, सिटी के अंदर अभी भी एक पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे मल्टीप्लेक्स बनाने की, रेंट ठीक है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है, और हमारा 4 to 5 ईयर में पे बैक आ जाए, तो हमारा कम से कम वहाँ पर 20% to 25% EBITDA मार्जिन होना चाहिए प्रॉपर्टी लेवल पे। तो वी आर नाउ वेरी केयरफुल कि कहाँ पर कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है। मैड रश अबाउट स्क्रीन काउंट इज नो लॉन्गर हमारा क्राइटेरिया नहीं है। एवरी स्क्रीन दैट वी बिल्ड शुड बी प्रॉफिटेबल, एंड एवरी स्क्रीन शुड बी इन अ कैचमेंट जहां पर मूवी कंजम्पशन हैबिट ज्यादा है। तो उसी हिसाब से हमारी अबाउट 160 ऑड स्क्रीन्स इस साल खुल रही हैं, जिसमें से हम 50-60 स्क्रीन बंद भी कर रहे हैं पुरानी, जिसमें लीज पीरियड्स खत्म हो गए हैं, पर हर साल हमारा ये 100 to 150 स्क्रीन्स का एक्सपेंशन प्लान रहेगा उन्हीं कैचमेंट्स में जहां पर पोटेंशियल अभी भी है स्क्रीन्स का। मिस्टर सूद, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि थर्ड क्वार्टर के लिए किस तरह के फीलर्स मिल रहे हैं, ये कितना बेहतर हो सकता है अब यहाँ से आगे, कंसिडरिंग वर्ल्ड कप भी इसके बीचों बीच आ गया है। ऑफ कोर्स आप लोग वहां पर बड़ी स्क्रीन पर मौका दे रहे हैं लोगों को मैचेस देखने का, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है क्या? अगर आप ओवरऑल Q3 का रिलीज कैलेंडर देखें तो क्वाइट डिसेंट है। आज काफी बड़ी फिल्म रिलीज हुई है साउथ में, लियो, जो काफी सारे सिनेमा हॉल तमिलनाडु में हाउसफुल चल का बोर्ड लगा चुके हैं इस वीकेंड के लिए। सिमिलरली इस दशहरा वीकेंड पे हर एक लैंग्वेज में बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। हिंदी में गणपत रिलीज हो रही है, बंगाली में फिल्में रिलीज हो रही हैं, और पंजाबी मूवीज भी काफी रिलीज हैं। तो फिल्म रिलीज स्लेट काफी अच्छा है। दिसंबर काफी बड़ा महीना होने वाला है अगस्त की तरह, जहां पे बैक टू बैक फिल्में हर हफ्ते 1 से 2 फिल्मों की रिलीज है। तो मुझे लगता है Q3 क्वाइट डिसेंट होगा अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से। आई थिंक ये क्वार्टर डेफिनेटली काफी एक्सेप्शनल था, तो उसको रिपीट करना शायद मुश्किल होगा Q3 में, बट Q3 स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो काफी अच्छा क्वार्टर होगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अजय जी, एक्चुअली आपके लिए पर्सनली तो आपको काफी खुशी हो रही होगी कि पंजाबी सिनेमा भी इतना प्रोग्रेस कर रहा है। नहीं, मतलब मेरे को तो आई एम एग्नोस्टिक टू कौन सा सिनेमा चल रहा है, तभी मैं इंडिया में हूँ। पिक्चर चलनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, तो तभी हमने ओवरऑल बनाया। बट मुझे कोई एक लैंग्वेज से इतना कोई लगाव नहीं मुझे सिर्फ लगाव है पिक्चर चलनी चाहिए। मैं पता है किस लिए ये बात कह रहा हूँ, मैं अब दोबारा नहीं कहूँगा वैसे बिजली जी को ये बात कहने के लिए। जब कोविड टाइम पे मैंने इनका इंटरव्यू किया था, तब मैं CNBC TV 18 में था, तो इन्होंने एक जो वो गुरबानी है वो उसको रिसाइट किया था। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, मतलब वो मुझे याद है अच्छे से उसका, वो उनको याद होगा। खैर एक मैं वो जिनको देखना वो YouTube पे जाके देख सकते हैं, मैं उस दोबारा नहीं आऊँगा उस पर। लेकिन अजय जी, मैं एक लास्ट बिजनेस सवाल आपसे पूछूंगा। कोई आगे जाकर ये, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट मोनोपोली बनते जा रहे हैं इस बिजनेस में, अब आपके पास बार्गेनिंग पावर बेटर है क्या? एक
5-6 साल पहले एक इशू हुआ था बिटवीन मल्टीप्लेक्सेस और जो कंपनियां फिल्में बनाती हैं उनको लेकर कि रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर कि कितना मल्टीप्लेक्सेस को आए और कितना उन कंपनियों को जाए। इसको लेकर आगे अब कुछ और स्कोप है या वो मामला अब सेटल हो चुका है फॉर वंस एंड फॉर ऑल? एक्चुअली यू नो जब ये सेटल हुआ था तो बहुत अच्छी तरीके से सेटल हुआ था, काफ़ी लॉन्ग टर्म, ताकि स्टेबिलिटी रहे बोथ फिल्म प्रोड्यूसर्स में और एग्जिबिटर्स में, बिकॉज हमारा काफ़ी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, हमको एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, तो बहुत अच्छी सेटलमेंट हुई थी। उसको टच करने का कोई भी हमारा प्लान नहीं है और उसका फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज जब कोविड हुआ था तो सारी इंडस्ट्री सफ़र करी थी, सिर्फ एग्जीबिशन नहीं और फिल्म इंडस्ट्री भी, तो उसको टच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और थोड़े बहुत ही चीज़ें हैं, जैसे विंडोज़ थी, गैप बिटवीन थिएट्रिकल रिलीज़ और OTT रिलीज़, वो कम हो गया था कोविड में, वो दोबारा 8 वीक्स पे आ गया। तो कोई भी पिक्चर अगर सिनेमा पे आती है वो 8 हफ्ते के लिए चलेगी, तभी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगी। इस तरह की छोटे मोटे हमारे जो नेगोशिएशन चलते रहते हैं और वो काफ़ी हमारे को सक्सेस मिल रहा है उसके अंदर, बिकॉज छोटी पिक्चर भी बहुत चली हैं पिछले साल। तो फिल्म फ्रेटर्निटी ने ये देख लिया है कि अगर पिक्चर चाहे 15-20 करोड़ की भी हो, वो भी 300-400 करोड़ बिजनेस कर सकती है अगर उसको हम अनफेटर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड रन दें। तो वो भी ख़त्म हो गया। पर जो बड़ा इशू है फिल्म हायर का, उसको हमारा कोई प्लान नहीं है टच करने को। अजय बिजली साहब, नितिन सूद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस, एक बहुत ही सॉलिड Q2 आप लोगों ने डिलीवर किया। अब उम्मीद यही है कि ये रन रेट आगे जारी रहे और क्वालिटी सिनेमा हमें देखने को आगे मिले। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये एक शेयर है जो काफ़ी दफ़ा दरअसल CNBC आवाज़ के इस मंच पर रेकमेंड किया गया है, तो देख लेते हैं आज कैसे स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। लेकिन प्रशांत, डिप्स पर क्या मौका है खरीदारी करने का PVR आइनॉक्स में? कमेंट्री बहुत मजबूत और आउटलुक भी इनफैक्ट बेहतर ही है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो करीबन 1780 जो आज का हाई बना है वो एक रेजिस्टेंस है, बट एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मुझे लग रहा है जो आज का लो बना हुआ है 1735, इसके नीचे 1725 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। करीबन 1-1.5% आपकी रिस्क होगी और ओवरऑल आप करीबन 1800 तक के लेवल टारगेट रख सकते हैं। बट अगर ये स्टॉक 1800 के ऊपर सस्टेन करे तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1800 के लिए बाय किया जा सकता है। चलिए अभी काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं जो आने वाले हैं कल। JSW स्टील इंडेक्स है और L&T फाइनेंस FNO में। सुमित के पास चलते हैं और दोनों का प्रीव्यू करते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें दोनों कंपनियों से? देखिए, पहले शुरुआत करता हूं मैं JSW स्टील के नंबर के साथ। दरअसल यहीं से ही शुरू होंगे, मेटल के जो नंबर्स का एक आवागमन है वहां शुरू हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सर्विसेज रेवेन्यू करीब 42,900 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है, 2.5% की बढ़त। EBITDA एक लो बेस के सामने EBITDA का नंबर आएगा, 315% का एक बड़ा जंप यहां देखने को मिलेगा। लाइकवाइज EBITDA मार्जिन भी एक लो बेस के सामने आएगा, 4% के सामने, सीधे 17% का YOY बेसिस पे एक नंबर देखने को मिलेगा। घाटे से मुनाफे में 915 करोड़ रुपए का घाटा, तो उसके सामने 2525 करोड़ रुपए का मुनाफा आ सकता है। क्लियर कट यहां पर एक लो बेस का एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा नंबर्स के अंदर। इसके अलावा कंपनी के जो प्रोडक्शन के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके लिहाज से कंपनी का इंडियन ऑपरेशन 12% बढ़ा है, कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन करीब 13% इस तिमाही के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है YOY बेसिस पर। बढ़िया वॉल्यूम्स के अंदर एक अच्छा जंप रहेगा। हालांकि इंडियन वॉल्यूम्स में 6% का YOY और 7% Q-on-Q बेसिस पे एक बढ़त रहने का अनुमान है। रियलाइजेशन Q-on-Q बेसिस पे थोड़ी सी डिप होगी, करीब 3 से लेकर 4% के आसपास का डिक्लाइन वहां पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो YOY बेसिस पे लो बेस की वजह से एक बढ़िया नंबर, Q-on-Q रियलाइजेशन सबड्यूड रहेंगे, तो उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं JSW स्टील के नंबर्स के अंदर। दूसरी तरफ L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहां पर NII का नंबर जो है वो 1704 करोड़ रुपए का रहने का अनुमान, 1647 करोड़ रुपए के सामने। इसके अलावा मुनाफा 555 करोड़ रुपए, 406 करोड़ रुपए के सामने, 37% की बढ़त यहां देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 6.5% की बढ़त यहां पर भी आएगी। लोन बुक में Q-on-Q बेसिस पे स्लाइटली डिक्लाइन, करीब 1% के आसपास की एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि जो कंपनी का एक रिटेल ग्रोथ लोन है, वहां पर रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी बेटर साइड पे देखने को मिल सकती है। NIM सीक्वेंशियली करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। क्रेडिट कॉस्ट करीब दूसरी तिमाही में 2.5%, कि पिछली तिमाही में 2.6-2.7% थी, उसके सामने स्लाइटली डिक्लाइन होगी, इसलिए मार्जिन को सपोर्ट रहेगा। तो Q-on-Q बेसिस पे थोड़े फ्लैट टू पॉजिटिव, YOY बेसिस पे एक बेहतर नंबर का अनुमान L&T फाइनेंस होल्डिंग में बाजार लगाकर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, और ये दो नंबर्स जिन पर आप नजर रखेंगे। चलिए अभी काम करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ
पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं, उनसे एक बात कर लेते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। आज शुरुआत करते हैं एक सेक्टर से जहां पर आज काफ़ी मोमेंटम है, सीमेंट। अल्ट्राटेक के नंबर्स आए, नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी स्टॉक चल रहा है और पूरा सेक्टर एक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर क्या व्यू है अब आपका इस समय? अनुज, गुड आफ्टरनून। सीमेंट पे पॉजिटिव व्यू ही है हमारा थोड़े समय से, और जो नंबर्स भी आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक ने जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उसको मीट किया, उससे थोड़ा बेटर ही किया, और अभी भी एक बहुत पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट में है सीमेंट कंपनीज। और अल्ट्राटेक तो एक बहुत बड़ा नाम है, पर मुझे लगता है कि जो छोटी सीमेंट कंपनीज हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट का कैपेक्स बहुत स्ट्रांग है अनुज, और जो भी हम नंबर देख रहे हैं गवर्नमेंट कैपेक्स का, और अब धीरे धीरे प्राइवेट कैपेक्स भी पिकअप हो रहा है जो पिछले 5 साल से बहुत कम था। तो अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ में आते हुए देखेंगे, गवर्नमेंट कैपेक्स कमिंग इनटू इलेक्शन ईयर प्लस प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पिकअप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है सीमेंट कंपनीज के लिए। और साइडवेज करेक्शन भी हमने देखा है इन स्टॉक प्राइसेस में काफी समय से, तो वैल्यूएशंस भी इस समय एक्सटेंडेड नहीं है। तो जो लोग आइडियाज ढूंढ रहे हैं लार्ज कैप्स में, उनको मुझे लगता है अच्छा मौका मिलेगा सीमेंट, लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज में एलोकेट करने का इस समय। सीमेंट में ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक के नंबर्स के बाद ग्रासिम भी चल पड़ा, और बाकी मिड कैप सीमेंट कंपनियों में तो तेजी है ही। बैंक्स में बड़ा असमंजस है कि किस तरह के नंबर्स आगे देखने को मिलेंगे। HDFC फेयर था, इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी अच्छे रहे। यहाँ से आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट सीजन में बैंकिंग काउंटर्स में, और पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है लेंडर्स के स्पेस में। मैं बैंकिंग और NBFCs दोनों को मिला के बात करता हूँ। जो लार्ज लेंडर्स हैं, जो मार्केट और एनालिस्ट का व्यू है कि ये आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनको साइज का एक एडवांटेज मिलेगा, पर एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फंडामेंटल ग्रोथ है, और डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स HDFC बैंक ने अच्छा ग्रोथ दिखाया डबल डिजिट का। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कोटक और इंडसइंड के तो नंबर्स ऑलरेडी आ गए, बट कोटक, ICICI उनके भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। पर जो जहां पे आउट परफॉर्मेंस इस समय आ रही है हर्षदा, वो आ रही है छोटे लेंडर्स से, छोटी NBFCs, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, छोटे बैंक्स। वो एक बहुत अगेन पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है, क्योंकि नेट इनकम मार्जिन और नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका ऑल टाइम हाई पे है लिटरली, और अब बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, पर डिस्पाइट दैट वो अपना मार्जिन प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और क्रेडिट ऑफटेक इतना अच्छा है इस समय इकोनॉमी में कि उनको भी पूरा फायदा मिल रहा है क्रेडिट ऑफटेक का, स्पेशली वो लेंडर्स जो कि रिटेल पे फोकस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े बैंक्स थोड़ा शायद परफॉर्म ना कर पाए स्टॉक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी 2.5 से 3 टाइम बुक वैल्यू के बीच में है। और जो छोटे बैंक्स हैं जो 1 से 1.5 से 2 टाइम के बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं, मुझे लगता है मार्केट उनको ज्यादा रिवॉर्ड करेगा अर्निंग सीजन के बाद। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस वक्त टू व्हीलर स्पेस सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लुक एट हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो के नंबर्स एट ऑल टाइम हाई, रूरल डिमांड और जैसे नंबर्स रहे। और एक और चीज अगर आपने लास्ट 2 रिपोर्टेड मंथली फिगर्स में देखी हो कि एक्सपोर्ट मार्केट जो कि काफी खराब था, तंग था, उस पर सूरत हाल थोड़े सुधरे हैं। आपका सर स्पेशली डेडिकेटेड टू व्हीलर पोर्टफोलियो में मतलब व्यू क्या है आपका इस वक्त? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप TVS मोटर्स को, हीरो मोटो को और बजाज ऑटो को? नमस्कार वीरेंद्र जी, हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, आपको याद हो, टू व्हीलर स्पेस के बारे में। और ये स्पेस इस समय अगेन डिमांड पे बूम है अगर मैं कहूँ तो, और लोग EV टू व्हीलर्स को देखते हैं, उसका डेटा देखते हैं और उसमें इतना अच्छा ग्रोथ देखते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि अभी भी 90% से ज्यादा सेल IC इंजन वाले टू व्हीलर्स की है। और मुझे लगता है वो रेशियो 90 से कम होगा, शायद 80 होगा, 75 होगा, पर वो रहेगा बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंडिया में टू व्हीलर एक कमोडिटी प्रोडक्ट बन गया है, जिसको मैं कहूँ कि प्राइसिंग इतनी बड़ी नहीं है पिछले इनकम के बनिस्बत। तो अगर मैं इनकम टू प्राइस रेशियो देखूं तो ये तो बहुत इंप्रूव हुआ है। जिस तरह रियल एस्टेट में हमने देखा, उसी तरह टू व्हीलर एंड 4 व्हीलर में भी हम देख रहे हैं कि इनकम ज्यादा बढ़ी है, प्राइसिंग कम बढ़ी है। तो इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डिमांड बहुत अच्छी है। जो अभी हमने रिसेंट चैनल चेक्स किए थे, इन्वेंट्री लेवल
जो डीलर्स के पास है इस समय पिछले 4 कोविड के भी पहले से, मैं कहूँ कोविड के 1 साल पहले भी सबसे ज्यादा है 45 से 60 दिन की इन्वेंट्री है, जो कि नॉर्मल केस में 25 दिन की होती है मैक्सिमम। और वो इसलिए है क्योंकि डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी अच्छी इंक्वायरीज, अच्छी सेल, और वो इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते कि डिमांड तो आ गई पर इन्वेंट्री नहीं है। तो डीलर इन्वेंट्री का जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं ऑटो सेल नंबर में, क्योंकि ऑटो कंपनीज डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचती, वो डीलर को बेचती हैं, तो वो नंबर्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और वो इम्प्रूव हो रहे हैं और काफी इनोवेशन है नए प्रोडक्ट्स में। और नाइजीरिया जैसा मार्केट खुल गया है वापस, जो काफी समय से बंद था बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा इन्वायरमेंट है जहाँ पे कॉस्ट भी कम है, स्टील मेटल प्राइसेस कम है। तो मुझे लगता है कि एक टॉप लाइन ग्रोथ भी मिलेगा और मार्जिन एक्सपेंशन भी मिलेगा टू व्हीलर कंपनीज को गोइंग फॉरवर्ड। आईटी में क्या करें अब अभय जी? एक चीज़ तो क्लियर है कि स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं, नंबर्स चाहे कैसे भी आए, एक विप्रो को छोड़ दीजिए तो अदरवाइज आप बाकी सब नंबर्स पर रिएक्शन अच्छे रहे हैं। और एलटीआई, माइंट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, यहाँ तो बहुत शानदार मोमेंटम रहा। यहाँ क्या भी बन रहा है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है अनुज, की स्टॉक रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे अगर अर्निंग्स और गाइडेंस अच्छी नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों हमने देखा और मतलब थोड़ा करेक्शन आया पर अगेन वो बॉटम हो गया। और अभी भी एलटीआई, माइंट्री के अच्छे नंबर्स आए, 5% स्टॉक ऊपर है। और जहां जहां पे आउट परफॉर्मेंस है वहां पे अंडर ओनरशिप था थोड़ा, तो कैचअप रैलीज हैं इन सब में। तो मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जो शायद साल भर बड़े जो लार्ज कैप्स हैं साइडवेज मोमेंटम देंगे, मे बी विद 5-10% अप्रिसिएशन, क्योंकि जो इनके फंडामेंटल इश्यूज हैं अनुज, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। स्लो डिमांड एनवायरनमेंट तो है, पर एट द सेम टाइम बड़ी डील विंस भी नहीं हो रही है और मार्जिन प्रेशर भी है, कॉस्ट इन्फ्लेशन है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स इस सेक्टर को देख रहे हैं एज एन अल्ट्रा डिफेंसिव प्ले, जो कि ये है, और एक नेचुरल हेज है रुपी डेप्रिसिएशन की। अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो इन कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट होगा और उसका इनका मार्जिन प्रोटेक्ट होगा। तो उस समय उस हिसाब से देखें तो ठीक है, अल्ट्रा डिफेंसिव प्लेज है, बड़े फंड्स को एलोकेट करना है तो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज ऐड करनी पड़ती हैं। मुझे नहीं लगता बहुत शार्प करेक्शन आएगा, पर मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि ये डबल डिजिट रिटर्न देंगे ओवर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। अब कुछ स्टॉक्स जिनके नतीजे अच्छे रहे लेकिन हमने बहुत ही एडवर्स रिएक्शन देखा है, पॉलीकैब, एस्ट्रल आपने देखा होगा, नंबर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ पर अब थोड़ा सा सर्कुलर प्ले देखने को मिलेगा? अच्छे चल चुके हैं, मुनाफा वसूली होकर यहाँ पर करके दूसरे स्टॉक्स में पैसे लगेंगे, कैसे पढ़ा जाए इन मूव्स को? अब है हर्षदा, इसमें हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि पिछले अप्रैल से हम देखें मार्च तक मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप का बहुत बुरा था, और वो पूरा पलट गया अप्रैल से। और अप्रैल से मैं देखूं तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस भी ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं, और उसके ऊपर अभी भी एक रैली जो है चल रही है। पर एट द सेम टाइम काफी फंड्स हैं जो हम देख रहे हैं जो एक प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं इन स्टॉक्स में, जिसमें पिछले 6 महीने में 40 से 50% का रिटर्न मिला है, और मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ है। तो आई डोंट थिंक ये एक कॉल है इन कंपनीज के फंडामेंटल ग्रोथ पे या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे। एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं इसको, कि रीडिप्लॉयमेंट है, हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स 30, 40, 50 टाइम पी मल्टीपल पे जो चल रहे हैं, वहां से एक मूवमेंट है कि वहां पे प्रॉफिट बुक करके और थोड़ा उन स्टॉक्स में डिप्लॉय किया जाए जो या सेगमेंट्स में डिप्लॉय किया जाए जो कि अगले 12 से 18 महीने में सिमिलर रिटर्न्स दें। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये हो गया एक मार्केट पर एक व्यू। निफ्टी में एकदम से एक 3 PM मूव आया और अब 19,650 छोड़ दीजिए आप, 19,625 तक स्लिप हुए, और उसमें मेन कारण रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वापस कोलैप्स हुआ 43,739। जो बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर था, अब वो 150 पॉइंट नीचे। तो एकदम से हाईएस्ट पॉइंट से करीब 300 पॉइंट का स्लिप आया, एग्जैक्ट 300 पॉइंट का स्लिप हाईएस्ट पॉइंट से आया पिछले 20-25 मिनट में बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से जो फीडबैक मिल रहा है उनको वो जान लेते हैं। उसका BTST कॉल्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले AB कैपिटल, और यहाँ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल फ्लोज डीलर्स कह रहे हैं कि देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
डीलर्स को लगता है कि यहाँ BTST की ट्रेड आप ले सकते हैं 188 से लेके 190 तक के ट्रेड के लिए। तो काफ़ी बाइंग आपको लोअर लेवल्स पे FIDs पे दिखाई पड़ रही है AB कैपिटल में। इसके अलावा गेल आज के सत्र में गैस स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर में है, लेकिन डीलर्स को लगता है काफ़ी सारी अच्छी HNI एक्टिविटी गेल पे हो रही है। लोअर लेवल्स पे काफ़ी अच्छी बाइंग भी देखने को मिल रही है और डीलर्स को भी लगता है कि जब गेल का शेयर घटे तब खरीदारी करनी चाहिए। उनको लगता है पोजिशनली 135 से लेके 140 के टारगेट्स अक्टूबर सीरीज में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए यहाँ वो लोअर लेवल्स पे अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। ओके, तो गेल और AB कैपिटल यहीं पर सबसे ज्यादा फोकस आज डीलिंग रूम में देखने को मिला है। शुक्रिया आते हैं हेड्सअप के लिए। BTST या फिर STBT, क्या ट्रेड्स जमेगा इस समय? प्रशांत, आपकी पिक? जी अर्चना जी, मेरा BTST ट्रेड होगा REC। मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा बाउंस इसने आज 20 दिनों के एवरेज से लिया है, तो 295 295 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 288 288। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 305 305 का। जी, आपकी ट्रेड BTST STBT? शिल्पा जी, आपका ट्रेड BTST STBT? यस, हाय, मेरा BTST यहाँ पे रहेगा BHL में। मुझे BHL यहाँ पे अच्छा लग रहा है, 127 पे अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है यहाँ से अगेन 133 135 के टारगेट्स बहुत जल्द आ जाएंगे। हाँ, लग रहा है शिल्पा जी ने बीच में एक ठंडा ठंडा सा केक दबा लिया था, है ना? रचना जी क्या चलते हैं अब। रचना जी, आपका कॉल क्या रहेगा? BTST ट्रेड, STBT ट्रेड? मेरी तरफ से STBT रहेगा और वो रहेगा चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स पे। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है मुझे प्राइस में और रेजिस्टेंस को टेक आउट नहीं कर पा रहा स्टॉक, तो 1210 का ऐसे लगाएंगे फ्यूचर्स पे, शॉर्ट करेंगे काउंटर को 1180 के टारगेट के लिए। ओके, गाबा सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा BTST? मेरा ट्रेड रहेगा आदित्य बिरला फैशंस लिमिटेड। इसका जो बार है टेक्निकली बहुत बढ़िया बार है, रिवर्सल बार है, ट्रेड कर रहा है 237, स्टॉप होगा 235, सिर्फ ₹2। टारगेट ऑन द अपसाइड 250। तो यस, अप मूव ऑन है आदित्य बिरला फैशंस। 250 के टारगेट के लिए ABFRL में बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, कोलगेट में खरीदारी करके जाएंगे। अगर आप पैटर्न देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो कोलगेट के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2064 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और टारगेट 2140 के रहेंगे। ओके, तो ट्रेड सभी वैसे आ रहे हैं तेजी के, बारिंग एक चोला फाइनेंस जिस पर रचना जी ने मंदी का ट्रेड दिया है, लेकिन बाजार की चाल देखे तो मूड फिर से तेजी से बिगड़ता हुआ। अनुज, 19600 के ऊपर क्लोज इंपॉर्टेंट है आप कह रहे थे, अब 616 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक तो अपनी चाल खेल ही चुका है, 300 पॉइंट ऊपर से गवा चुका है। अब कैसे पढ़े इस मूव को? नहीं, थोड़ा खराब हुआ मामला पिछले 10-15 मिनट में हर्षदा। मैं अगर ये मूव नहीं आया होता, अगर हम उस समय बंद हो गए होते जो 2:30 बजे हम बात कर रहे थे तब, तो मैं कहता कि आप भले पोजीशन एक बार कैरी कर सकते हैं। अभी मैं ये कहूँगा कि अभी पोजीशन लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी मार्केट में कोई टेक्सचर नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है ना, क्योंकि गैप अप गैप डाउन दोनों मिल सकता है और देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि कल क्या मिलेगा। तो आप कोई पोजीशन मत लेके जाएं घर, और मार्केट आपको इंटरडे में अच्छी ट्रेड्स दे रहा है, उसी पे फोकस करें अभी कुछ टाइम के लिए, नील पोजीशन के साथ जाएं। और एक और चीज़ बोल रहा हूं मैं, अब आज का लो बहुत क्रूशल है, आज का लो और वो 19480 ये जोन बचना चाहिए। अगर ये जोन नहीं बचा तो मुझे लग रहा है कि सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकती है मार्केट में, तो इस जोन का बचना बहुत जरूरी है। ये जोन बच गया तो फिर एक बार हम कोशिश करेंगे 19800 850 की तरफ जाने के लिए। और एक चीज़, बैंक निफ्टी में अब आप बिल्कुल भी लॉन्ग ट्राई ना करें। बैंक निफ्टी बहुत आपको जिस तरीके का टेक्सचर दिखा रहा है, देखिए आज का बैंक निफ्टी क्लोज काफ़ी खराब है। इंटरडे में अच्छी रिकवरी हुई लोअर लेवल से, लेकिन जिस तरीके से हम हाईएस्ट लेवल से फिर फिसले, और अब वो एक मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी पोजीशन कैरी करनी भी ना आपको निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं। बैंक निफ्टी पूरी तरह से बिखरता हुआ, तो इससे बचें। और निफ्टी में तेजी का ट्रेड या फिर कोई भी ट्रेड इस समय आप अगले दिन के लिए यानी कि कल फ्राइडे के लिए कैरी ना करें। अच्छा, इस बीच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में बांग्लादेश का पहला विकेट गिर चुका है, तो ये एक अपडेट आता हुआ। हाँ, मैं कुछ देर पहले देख रही थी तो 82 बना ही लेते। हार्दिक पांड्या को भी चोट लगी तो विराट कोहली ने भी बॉलिंग करी, 3 बॉल उन्होंने करी वो 1 ओवर की। लेकिन ठीक है, हमारी जो बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छी है और कुलदीप ने लिया विकेट आती। मुझे लग रहा है कि ये गेम का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो तानजीद को आउट किया, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे वो। तो ठीक है, अच्छा है। मतलब अब मैच पुणे में हो रहा है, हमारे यहाँ से भी लोग जा रहे हैं वैसे पुणे मैच देखने के लिए। हाँ, पुणे वाला तो कोई है ही नहीं हमारे साथ आज।
हाँ, सब पुणे वाले सुबह सुबह आके है निपट ना? लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मुझे लगता है ये प्लान किया हुआ था सबने। काबा जी, आपको इनविटेशन मिला था क्या मैच का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई दे देगा तो अच्छा है, जाऊंगा। अब तक तो नहीं है। अच्छा, इंडिया का एक मैच लखनऊ में भी हो रहा है, मानस? जी जी, हो रहा है ना एक मैच लखनऊ में? बिल्कुल बिल्कुल जी। जा रहे हैं इंग्लैंड के नहीं, अभी तक तो कंफर्म नहीं है, बट इंग्लैंड के साथ है 29 को आई थिंक। हाँ, चलिए। एक लखनऊ में है, एक धर्मशाला में है मैच, एक कलकत्ता में है हमारा मैच। ये 3 का तो मुझे खैर कंफर्म पता है, एक आज पुणे में हो रहा है। बाकी 2 कहाँ हैं मेरे ख्याल से वो पता करता हूँ, लेकिन ये मैचेस में। अब चले तो उस पर भी नजरें रहेंगी। आज मार्केट कहां पर क्लोज होगा उसकी हम बात कर रहे थे। 19,602 के आसपास, 612 आई बेग योर पार्डन, मैंने 10 पॉइंट और खा लिए, लेकिन वैसा है नहीं, है अभी 612 के करीब मार्केट, थोड़ा सा स्टिकी। वीरू, पोजीशंस कहां पर थोड़ी सी निपटाई गई हैं, बताइए। जी, हम आज एक बार सारे स्टैट्स को देखते हैं, क्योंकि क्लोज किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। कॉल राइटर्स के जोन से जाके फिर इंडिसेस सरेंडर करते हुए जा रहे हैं। और एक बार जरा स्टैट्स लेके आइए, शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के आपकी स्क्रीन पे आएंगे। और लॉन्ग हार्डली 27, ये फिगर, ये डिजिट अपने आप में आपको एक्सप्लेन कर रही है कि सर्कमस्टेंसेस टुवर्ड्स क्लोज कैसे थे। 27 लॉन्ग, 41 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी वो ज्यादा थी। अगर आप इस कंसोलिडेट फिगर को देखें तो 70, लगभग 30 से 100, और लगभग आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 120 ये जो डिजिट्स थे शॉर्ट की थी और लॉन्ग अनवाइंडिंग की थी। प्रेशर था मार्केट पे। बजाज ऑटो आई थिंक पोस्ट रिजल्ट्स रिएक्शन, हीरो मोटोकॉर्प, उसके बाद नेस्ले इंडिया, नंबर्स अच्छे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट बाय द वे हमने जो ट्रेड लिया था करीब 2:40 पे अच्छा करके गया। इंडसइंड बैंक आज सुबह से मार्क था, सारे रिजल्ट्स रिएक्शन और नंबर्स रिएक्शन। एलटीआई माइंट्री शॉर्ट कवरिंग हुई। एबी फैशन रिटेल, हमने कल सुबह बात भी की थी कि एबी फैशन और इसमें अच्छा मूव है। इंडिया सीमेंट्स में अच्छा मूव, फ्रॉम एग्जैक्टली टू एक्सपोजर एवरेज। वोडाफोन आइडिया, पर्सिस्टेंट सिस्टम, रिजल्ट्स रिएक्शन। तो ज्यादातर अर्निंग्स पे रिएक्शन थे। हम सुबह बात भी कर रहे थे कि नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, बट ये है दिक्कत का सबब। पोस्ट नंबर्स एस्ट्रल, आईजीएल आपकी स्क्रीन पे, बंधन बैंक आईजीएल पे डिस्कशन हुआ, ये डेलीगेटेड अभी, डेली इशू, विप्रो और एक्ल फाइनेंशियल्स यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप था। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को जहां पे कैश कन्वर्ट किया गया, श्री सीमेंट, मतलब एक इसी स्पेस के सीमेंट स्पेस के श्री सीमेंट में आज पेन था, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। बाकी सिंजन, गोदरेज कंज्यूमर, गेल और बायोकॉन, इन काउंटर्स में भी अगर आप देखें पेन था। एचडीएफसी बैंक समहाउ अपने डे को, अपने इस आज के दिन को सिक्योर करके ले जा रहा है और करीब 1513 पर, एटलीस्ट ये 1500 की ट्रैजेक्टरी को वॉलेट करके नहीं जा रहा है। अनुज, बिल्कुल एचडीएफसी बैंक, लेकिन निफ्टी की क्लोज खराब है। मैं कहूँगा क्लोज खराब है क्योंकि आप कंसिडरिंग सुबह गैप डाउन था बड़ा, तो ये कह सकते हैं कि नहीं इतनी खराब नहीं है, लेकिन जिस लेवल पे हम पहुंच गए थे एक बार के लिए 19,681 पर ग्रीन में आ गए थे, उसके बाद मार्केट को थोड़ा मोमेंटम और पिक करना चाहिए था। अब ये प्योरली एक्सपायरी का इम्पैक्ट है या क्या है ये जानने की ज़रूरत है, लेकिन क्लोज थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मार्केट के लिए डिसअपॉइंटिंग है आज जिस तरीके से हो रहा है, खासतौर से बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट अब नीचे बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। और कंसिडरिंग हाई और लो पॉइंट देखें बैंक निफ्टी का 44,058 तक गए, तो 300 पॉइंट स्लिप हो गए लो से, हाई से। हालांकि लो से भी 200 पॉइंट ऊपर रहे, करीब 170-180 पॉइंट, लेकिन फिर भी लो के ज़्यादा करीब रहे कंपेयर टू हाई बैंक निफ्टी। देखिए आज तक ये 320 पॉइंट फिसले और ये पूरा का पूरा हमारी आंखों के सामने हुआ है एक्चुअली। ये मतलब हम क्लोजिंग स्टार्ट किया था उस समय, कल जब मार्केट क्रैक हो रहा था ना, तो तब एक कारण आपके सामने था कि कच्चा तेल $92 पर था। मैं वही चेक करी थी, ब्रेंट तो इनफैक्ट 90 के नीचे आ गया है। ब्रेंट 90 के नीचे आ गया, तो उससे कोई डर तो है नहीं, वहां से तो रिलीफ मिलना चाहिए था। ये फेड चेयर का जो बयान उसके पहले की अनवाइंडिंग, ये थोड़ी नर्वसनेस है पावल की स्पीच से पहले की, क्योंकि बॉन्ड यील्ड देखिए अगर आज 5 क्रॉस कर गई यूएस में, तो वो एक अपने आप में एक हेडलाइन बनेगी कि यूएस बॉन्ड यील्ड हिट्स 5। वो कल सुबह सुबह हर कोई वो डिस्कस कर रहा होगा, इसकी वजह से हो सकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई पोजीशन ना कैरी करें, बेटर रहेगा। आराम से रात को सोइए, पावल साहब जो बोल रहे हैं वो सुबह सुबह नीरज जी आपको बता देंगे और उसके बाद हम उस ट्रेड को कैरी करेंगे। जबरदस्ती कोई ट्रेड कैरी करके कोई मतलब नहीं। एक्चुअली वो एकदम बात सही है कि जबरदस्ती कोई ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बैन का अपडेट आ रहा है इस बीच, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब शेयर कर रहे थे वो आंकड़ा आपके सामने लिख कर आते हैं। पीएनबी और बायोकॉन, यहाँ पर आप देखिए चांसेस हैं, स्पेशली पीएनबी के 97% पोजीशंस वहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं। बायोकॉन के लिए 94% के आसपास का आंकड़ा है। और जो बैन से बाहर निकलेंगे उसमें मेटल कंपनियों में एक तो सेल
का नंबर आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस तो हिंदुस्तान कॉपर के दिख रहे हैं। 79% तक की पोजीशंस वहां पर खड़ी हैं और बीच में मनप्पुरम भी है। तो ये वो कुछ स्टॉक्स जहां पर बैन के लिहाज से कल सुबह में एक अपडेट आपके सामने पेश हो जाएगा। अच्छा, फटाफट से एक स्टॉक और एक पैक पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ रचना जी, क्योंकि हमने कल काफी अग्रेसिव तेजी डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एक्सेट्रा में कर ली थी। आज यहाँ पर बड़ी अनवाइंडिंग आ चुकी है। अब क्या पोजीशनिंग हो, क्या करे कल? जी, यहाँ पे सही बात है, डॉक्टर रेड्डीज वगैरह में जो आगे कंटिन्यूएशन दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है, और ओवरऑल मार्केट में भी जो अपमूव आया वो सस्टेन नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर डॉक्टर रेड्डीज की स्पेसिफिकली बात करें तो ये इसमें जो है डाउनसाइड पे ये अब 55-80 की तरफ जा रहा है, और ऊपर की साइड पे जब तक ये 56-80 नहीं निकालेगा तब तक ये वापस से उस हिसाब से पॉजिटिव नहीं लगेगा जैसे पहले, जैसे कल के दिन में लग रहा था। अगर सन फार्मा की हम बात करें तो सन फार्मा में भी वही सिचुएशन है, लेकिन सन फार्मा इज क्लोज टू सपोर्ट 1130 पे, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो यहाँ पे एक अपस्विंग दोबारा से जनरेट होने के चांसेस दिखेंगे। ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक्स पर आपके लिए राय, जो कल थोड़े से डिफेंसिव चले थे, आज ज्यादा देर टिक नहीं पाए हैं। चलिए अब बॉल पर चलते हैं और आपको बताते हैं मार्केट कहाँ बंद हो रहा है। तो मामला तो बिगड़ गया। बाजार बंद होते होते निफ्टी बैंक 150 पॉइंट के नुकसान पर या 160 अंकों की गिरावट आ गई है। निफ्टी भी आप देखिएगा 19600 को होल्ड करने की पूरी कोशिश में 63-64 अंकों के नुकसान पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। और आज के दिन तो मिड कैप्स में भी सेल साइड की पोजीशंस आ गई, 55 अंकों का नुकसान। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक चल रहा है, बहुत ही संकरा दायरा अब दोनों ही तेजी और मंदी वाले ट्रेड्स के बीच। निफ्टी आईटी आपके सामने करीब 95 अंकों के प्रेशर में, लेकिन इस तरह के मार्केट में स्टार परफॉर्मर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बजाज ऑटो बहुत ही सॉलिड क्वार्टर और उसको पूरी सलामी दी है बाजार ने, आज 6% से ज्यादा का इजाफा। एलटीआई माइंट्री की कमेंट्री शायद बाजार को पसंद आई, 5.5% तक की तेजी, ये भी लगभग 6% भाग गया। इसके पीछे आप नेस्ले इंडिया को नहीं भूल सकते। नेस्ले इंडिया के नंबर्स वैसे ठीक रहे और साथ ही साथ कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया उसके देख 3.5% तक की तेजी। आज तो हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में भी कुछ खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। लेकिन आज दरअसल दिक्कत कहां पर आई है? दिक्कत आई है बैंकों में। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब में हमने देखा पोजीशंस दरअसल कटती हुई दिखाई दी। बाजार क्लोज होते होते यहाँ पर बिकवाली की पोजीशंस थोड़ी सी लौटी है और यहाँ पर एक नेगेटिव क्लोज आता हुआ साफ देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स जो आज ज्यादा पिटे हैं, आईजीएल, एस्ट्रल जैसे काउंटर्स, विप्रो के नंबर से निराशा हाथ लगी तो वहां पर भी भारी भरकम बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप आखिरी 20 सेकंड में, जो क्लियर पिक्चर दिखाएगा कि कितनी तेजी कितनी मंदी। सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी, ये बंद होते होते हम देख रहे हैं पोजीशंस यहाँ पर ज्यादा बिकवाली की आई हैं। टेक महिंद्रा कमजोर, टेक महिंद्रा अगले हफ्ते अपने नंबर्स देगा। सन फार्मा, यूपीएल, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। टीसीएस जैसे काउंटर्स, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी दबाव था। आज रिलायंस का भी साथ नहीं, 2300 के आसपास वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 19612 लोअर एंड की तरफ ही हम क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी पर। और निफ्टी बैंक के लिए ऑफकोर्स एक चैलेंजिंग सेशन रहा, 138 पॉइंट गंवाए हैं इस इंडेक्स ने। चलिए देखते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने क्या आइडेंटिफाई किया और वहां पर क्या रिटर्न बने। तो बंधन, ऑरिकल, विप्रो, शॉपर स्टॉप, आशीष ने वो सभी स्टॉक्स चुने जहां पर खराब नंबर्स का इम्पैक्ट, और सब में हमने देखा है 2 से 3.5% तक की गिरावट। नीरज ने यूएसएल रखा था अपने पोर्टफोलियो में, आईआईएफएल फाइनेंस, आरपीजी और टिप्स इंडस्ट्रीज है दूसरे स्टॉक से जो तेजी की तरफ रखे। ओके, चलिए फिर एक खराब क्लोज और अब एक्सपायरी के बाद कल फ्राइडे देखते हैं फ्राइडे चेयर मार्केट में मिलता है नहीं। और आज शाम का एक इंपॉर्टेंट डेटा, यूएस का डेटा, मतलब जो फेड चेयरमैन की स्पीच है पॉलिसी से रिलेटेड, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। वो लेकर कल वापस जुड़ेंगे। वीरू जी हाँ, बिल्कुल। तो शुक्रवार यानी हफ्ते के सबसे सुकून भरे दिन में फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे पैनल की। अनुज, मैं, हर्षता, नीरज और आशीष सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।